यह एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णयों से बनती है। जो चीज शांति से शुरू होती है, वह जल्द ही एक ऐसी चीज में तब्दील हो जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 106 हेल हाइड्रा। शिकागो की व्यस्त रात हमेशा की तरह जीवंत थी। आधा साल बीत चुका था और जैसे जैसे युद्ध अपने अंत के करीब आ रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न घरेलू नियंत्रण धीरे धीरे शिथिल किए जा रहे थे। समाज समग्र रूप से अधिक सहज होता जा रहा था। शिकागो अब पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक जीवंत है जब जोश यहां आया था, और पिछले साल की तुलना में सभी प्रकार के नाइट क्लबों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इनमें जॉय डिस्ट्रिक्ट नाइट क्लब सबसे अलग था। यह सबसे बड़ा और सबसे आलीशान था। अफवाह थी कि इसके पीछे न्यूयॉर्क का कोई बड़ा आदमी था, और इसकी उच्च स्तरीय प्रकृति के कारण इसके ग्राहक मुख्य रूप से शिकागो के उच्च वर्ग के अभिजात वर्ग के लोग थे, जिनमें लीबलर, मैककॉमिक, आर्मर और क्राउन जैसे प्रमुख परिवारों के प्रमुख सदस्य शामिल थे। बोइंग, क्रिसलर और कर्टिस जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारी, जिनकी शिकागो और आसपास कई सहायक कंपनियां थी, भी अक्सर यहां आते थे। एक आलीशान कैडिलैक V16 कार धीरे धीरे नाइट क्लब के सामने आकर रुकी। जोश कार से बाहर निकला। ये वही V16 कार थी जिसे जोश ने पिछले साल पेरिस में उधार लेकर चलाया था। तब से इसे दोबारा पेंट किया गया था और पूरी तरह से मरम्मत की गई थी। जोश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक साधारण सी कार उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, खासकर इसलिए क्योंकि कार का मूल मालिक मोरेटी माफिया परिवार का स्कैपा कुछ महीने पहले एक गिरोह युद्ध में मारा जा चुका था। जर्मनी और हाइड्रा की पराजय के साथ अमेरिकी कारखाने जो कभी टैंकों का उत्पादन करते थे, धीरे धीरे ऑटोमोबाइल उत्पादन की ओर वापस मुड़ रहे थे। हालांकि जापान के साथ युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। एशिया में टैंकों की मांग न्यूनतम थी और यह विशाल अमेरिकी औद्योगिक आधार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। तकनीकी तौर पर जोश एक बेहतर कार खरीद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कंजूसी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे उस दौर की कारें आकर्षक नहीं लगती थी। यूरोप के विभाजन के बाद जोश ने खुद ऑटोमोबाइल उद्योग में उतरने की योजना बनाई और 1 साल के भीतर ही वो अपनी कंपनी द्वारा निर्मित कारें चलाने की उम्मीद कर रहा था। फिलहाल भावनात्मक महत्व से भरपूर इस V16 ने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, अन्यथा ये बस उसके संग्रह में पड़ी रहती। जैसे ही जोश बाहर निकला और नाइट क्लब के भव्य बाहरी स्वरूप को देखा, उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। ये नाइट क्लब विल्फ्रेड मैलिक का था, वही आदमी जिससे जोश आज रात मिलने वाला था। दिलचस्प बात यह है कि मैलिक परिवार इस प्रतिष्ठान में एक बड़ा शेयरधारक था, और मैलिक का निमंत्रण मिलने के बाद जोश ने डिक्स को जॉय डिस्ट्रिक्ट नाइट क्लब के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा था। तभी उसे पता चला कि इस नाइट क्लब का संबंध उसके अपने ब्लैक वाटर गिरोह से था। शिकागो और पूरे इलिनॉइस में ब्लैक वाटर का दबदबा था। नाइट क्लब, जो एक तरह का अवैध कारोबार था, को अपने समर्थकों की परवाह किए बिना स्थानीय ताकतों का सम्मान करना पड़ता था। इसलिए शिकागो के लगभग हर बड़े नाइट क्लब में ब्लैक वाटर गिरोह का हाथ था। पहले जोश को ऐसे व्यवसायों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनमें मुनाफा कम होता था और प्रतिष्ठा की कमी थी। ब्लैक वाटर का ध्यान हमेशा कहीं और केंद्रित रहता था, इसलिए डिक्स इन उद्यमों के बारे में शायद ही कभी रिपोर्ट करता था। हालांकि अपने यूरोपीय दौरे के बाद जोश को इस तरह के प्रतिष्ठानों के रणनीतिक महत्व का एहसास हुआ। नाइट क्लब भले ही हाशिए पर हो, सूचना और सामाजिक मेलजोल के बेहतरीन स्रोत थे। यह कहावत कुछ हद तक सच है कि पुरुषों की 3 प्रमुख रुचियां होती है। हालांकि जोश को अभी भी इन प्रतिष्ठानों की अहमियत समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो इनका महत्व पहचानने लगा था। सौभाग्य से ब्लैक वाटर का प्रभाव पहले ही कई संबंधित उद्योगों में फैल चुका था, विशेषकर अब जब डिक्स ब्लैक वाटर के महत्वपूर्ण संसाधनों को लास वेगास की ओर निर्देशित कर रहा था। बॉस जोश को प्रवेश द्वार पर रुकते देख उसके गार्डों में से एक, वीटो, ने उसे याद दिलाने के लिए बात की। जोश, जो होश में आ गया था, ने सिर हिलाया और द्वारपाल द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किए जाने के बाद नाइट क्लब में चला गया, जबकि वीटो के बगल में मौजूद दूसरे अंगरक्षक ने भी टिप दे दी। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि गलियारे में खड़ी कम कपड़ों वाली महिलाओं की एक कतार थी, जो एक साथ झुककर जोश और उसके साथ आए व्यक्ति का अभिवादन कर रही थी। यूरोप की यात्राओं के दौरान कहीं अधिक भव्य प्रदर्शनों के आदि जोश ने अपना संयम बनाए रखा। कतार का जायजा लेने के बाद उसने सबसे आकर्षक दिखने वाली महिला को चुना और उसके साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ा। उन्हें ऐसी महिलाओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बात सिर्फ घुल मिल जाने की थी। अकेले 3 आदमियों का इस जगह पर घूमना निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करता,
पेरिस में उसने जिस तरह की गपशप सुनी थी, वैसी गपशप का सामना वो शिकागो में नहीं करना चाहता था। श्रीमान खान, जैसे ही वे एक बड़े हॉल में दाखिल हुए, बेहद खूबसूरत महिला, जो खुद भी बहुत कम कपड़े पहने हुए थी, जोश के पास आई और उसे नाम से पुकारा। वो मैं ही हूं, जोश ने जवाब दिया। मैं विल्मा हूं। श्री मलिक आपका इंतजार कर रहे थे, कृपया इधर आइए। महिला ने हॉल के एक तरफ वाले दरवाजे की ओर इशारा किया। जोश ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके पीछे वीटो और दूसरा गार्ड भी था। उन्हें एक विशाल निजी कमरे में ले जाया गया, जहां घनी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक लंबे सोफे पर बैठा था। 2 गार्ड उससे कुछ दूरी पर पीछे खड़े थे। वो व्यक्ति निस्संदेह विल्फ्रेड मलिक ही थे। श्रीमान खान, आखिरकार आप आ ही गए, कृपया बैठ जाइए। मलिक ने जोश का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उसे बैठने का इशारा किया। मुझे भी बहुत खुशी हुई, श्रीमान मलिक। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, जोश ने आत्मविश्वास से बैठते हुए जवाब दिया। हाँ, बस थोड़ी सी शोहरत। श्रीमान खान, आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मलिक ने जवाब दिया, और जोश के उसे जानने के बारे में किसी भी मूर्खतापूर्ण सवाल से बचते रहे। आखिर मलिक का परिवार तो जाना माना था ही, और उसने जो निमंत्रण भेजा था उसमें उसकी पहचान साफ लिखी थी। ऐसा तो था नहीं कि जोश, जो उनके कद का आदमी था, किसी गुमनाम निमंत्रण का जवाब देता। ऐसा इसलिए था क्योंकि जोश उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध था। जब सेना ने यूरोप में मिली जीत, विशेष रूप से रिटर्न टू द ईगल्स नेस्ट परियोजना का प्रचार किया, तो जोश का नाम सामने आया। पहले की तुलना में जब वो बॉन्ड का प्रचार करते समय अखबार में केवल 1 या 2 बार ही दिखाई देते थे, अब जोश को विभिन्न क्षेत्रों में एक वास्तविक नेता माना जाता था और आधिकारिक तौर पर सूची में उनका नाम शामिल था। यहां तक कि रूजवेल्ट ने भी जोश जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना था। यही कारण था कि हाइड्रा ने जोश से संपर्क करने के लिए अब तक इंतजार किया था। वे जोश के सभी कार्यों के माध्यम से उसके चरित्र का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के बाद ही ये तय कर सकते थे कि जोश से संपर्क करना है या नहीं। अगर जोश सचमुच में हाइड्रा का सच्चा दुश्मन होता, तो हाइड्रा खुद सामने आने की मूर्खता नहीं करता, बल्कि अस्थायी रूप से छिप जाता और जोश को खत्म करने के अवसर की प्रतीक्षा करता, जो संभावित रूप से हाइड्रा के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता था। ठीक वैसे ही जैसे वे भविष्य में प्रोजेक्ट इनसाइट को पूरा करना चाहते थे। हालांकि यूरोप से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार जोश आधिकारिक तौर पर प्रचारित किए जाने के विपरीत हाइड्रा का कट्टर विरोधी नहीं है। हालांकि श्मिट के विश्वासघात के कारण यूरोप के हाइड्रा और अमेरिका के हाइड्रा कुछ समय के लिए पूरी तरह से विभाजित हो गए थे। लेकिन यह मानना कि काउंसिल ऑफ 9 का यूरोप में कोई प्रभाव नहीं है, सरासर अतिशयोक्ति होगी। आपको यह जानना होगा कि हाइड्रा की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई थी, जर्मनी में नहीं, और ब्रिटेन की तरह वे भी हर चीज में दखल देने वाले हैं। इसलिए काउंसिल ऑफ 9 इस बात से भली भांति अवगत थी कि जोश उस दौरान हाइड्रा के पूर्व श्मिट गुट से गुप्त रूप से बहुत अधिक शक्ति एकत्रित कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वे ये जानना चाहते थे कि जोश क्या कर रहा है। चलो चापलूसी छोड़ देते हैं, श्रीमान मलिक। मुझे लगता है कि ये निमंत्रण सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। चलिए काम की बात करते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मलिक मुस्कुराए। युवा लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। बहुत खूब। मैं श्री चैडविक की ओर से उनकी मंगेतर सुश्री व्हिटनी फ्रॉस्ट के बारे में पूछताछ करने आया हूं। क्या इस मामले पर पहले ही चर्चा नहीं हो चुकी है? ड्रीमवर्क्स और सेना के बयान में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। सुश्री फ्रॉस्ट की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई जब वो टहलते समय एक बम पर पैर रख बैठी ने। जोश ने बिना रुके जवाब दिया। ओह श्रीमान खान, मुझे खेद है कि यह इतना आसान नहीं है। जहां तक मुझे पता है, व्हिटनी लंदन में रहते हुए बिना किसी कारण के खुफिया जानकारी की चोरी के एक मामले में शामिल हो गई थी और उसे सेना ने 2 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया था। रिहा होने के 2 दिन बाद ही वो एक बम पर चढ़ गई। ये तो बहुत बड़ा संयोग है। मलिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ व्हिटनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हुए जोश को परखने की कोशिश की। जोश मुस्कुराया। अरे श्रीमान मलिक, आप सबसे बेहतर जानते हैं कि उसकी मौत आकस्मिक थी या नहीं। भले ही सुश्री फ्रॉस्ट अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ब्राइट लाइट सीरम निस्संदेह आपके हाथ में आ गया है ना? मलिक का चेहरा सख्त हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, श्रीमान खान। हाइड्रा की जय हो। जोश ने हाइड्रा के प्रतीक चिन्ह से खुदा हुआ एक टोकन मेज पर फेंक दिया और अपने आसपास के हैरान चेहरों को नजरअंदाज करते हुए शांति से हाइड्रा का पवित्र आदर्श वाक्य बोला। आज रात संयम बरतने की कोई जरूरत नहीं थी। मलिक और जोश के साथियों के अलावा इस कमरे से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 167 तक, इस अध्याय से 60 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 107। समय बदल गया है। जैसे ही जोश ने हाइड्रा का नारा लगाया, मलिक के कई अधीनस्थ, जो स्पष्ट रूप से उसके करीबी सहयोगी थे, तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। लेकिन जोश की तरफ से वीटो और बाकी लोग ज्यादा फुर्तीले थे। उतने ही समय में उनकी बंदूकें निकल चुकी थी और दूसरे पक्ष पर तानी हुई थी। इस अचानक हुए घटनाक्रम के कारण कमरे में मौजूद कुछ महिलाएं डर के मारे कोने में दुबक गई। सौभाग्य से इन महिलाओं में चीखने की बजाय चुपचाप अपने मुंह ढकने की सूझबूझ थी। जोश खान,
क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? अपने कुछ घबराए हुए अधीनस्थों की तुलना में जोश द्वारा हाइड्रा का बैज फेंकने और हेल हाइड्रा का नारा लगाने पर भी मैलिक शांत रहा। ओफेलिया के विपरीत वो सदमे में उछल नहीं पड़ा। आखिरकार उनके अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अभी अनुभवहीन ओफेलिया को इस क्षेत्र में काम करते हुए कुछ ही साल हुए थे। दूसरी ओर मलिक ने कई मुश्किलों का सामना किया था और ऐसी छोटी मोटी बात पर वो अपना आपा नहीं खोएगा। इसके बजाय उसने शांत भाव से अपने अधीनस्थों को हाथ हिलाकर इशारा किया कि वे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। दूसरी तरफ को पीछे हटते देख वीटो और उसके साथी ने भी अपने हथियार नीचे रख दिए। चलो विल्फ्रेड, जैसे तुम जानते हो कि मैंने ऑस्ट्रिया में क्या किया था, वैसे ही मैं तुम्हारी 9 सदस्यीय परिषद की स्थिति के बारे में सब कुछ जानता हूं। तो हमें इधर उधर की बातें करने की क्या जरूरत है? जोश ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा। हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम भी हमें से एक होगे जोश। बड़े बुजुर्ग तो ये सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन युवा लोग अभी भी थोड़े लापरवाह हैं। यहां अभी भी कुछ अजनबी लोग हैं। मलिक ने जोश को एक पल तक गहरी नजर से देखने के बाद जोर से हंसते हुए कहा। फिर वो उत्साह से उसके पास गया और अपना गिलास उठाया। बाहरी लोग, चिंता मत करो, अभी तो कोई नहीं आएगा। वीटो, जोश ने कमजोर सी मुस्कान के साथ पुकारा। जोश के आदेश पर वीटो ने एक सिरिंज निकाली और बिना किसी झिझक के अपनी गर्दन में इंजेक्शन लगा लिया। उसका शरीर फूलने लगा, उसके अंग लंबे हो गए, उसके नाखून तेज धार वाले हो गए और उसकी त्वचा सख्त होकर गहरे भूरे रंग के खोल जैसी हो गई। उसकी आंखें निर्मम खड़ी दरारों में बदल गई। पलक झपकते ही 2 मीटर से अधिक लंबा एक भयानक छिपकली जैसा प्राणी कमरे में प्रकट हो गया। इस बार कोने में खड़ी महिलाएं खुद को और रोक नहीं पाई। वे चीखने लगी और उनमें से 2 सदमे से बेहोश हो गई। उनकी आंखें ऊपर की ओर घूम गई। धत तेरे की! वीटो के रूपांतरण से स्तब्ध और भयभीत मैलिक के अधीनस्थ अब और धैर्य नहीं रख सके। मैलिक के मौन संकेतों को अनदेखा करते हुए उन्होंने अपने हथियार निकाले और वीटो पर गोलियां चला दी। अरे प्यारे विल्फ्रेड, जरा पीछे हट जाओ। गोलियां किसी का भेदभाव नहीं करती और हम कोई दुर्घटना नहीं चाहते, जोश ने कहा, जो पहले ही सुरक्षित दूरी पर हट चुका था। उसके एक अन्य अंगरक्षक ने सहज रूप से उसके आगे कदम बढ़ा दिया। दूसरी ओर वीटो ने अपनी आंखों के आसपास के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए अपने नुकीले पंजे उठा लिए। उस पर चलाई गई गोलियां उसकी कठोर त्वचा को मुश्किल से भेद पाई और उसकी मांसपेशियों में जा घुसी। उसके शक्तिशाली शरीर ने तुरंत गोलियों को बाहर निकाल दिया और घाव लगभग तुरंत भर गए, जिससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही समूह ने गोलीबारी समाप्त की और बंदूकें फिर से भरनी शुरू की, वीटो ने अपने पंजों को घुमाते हुए उन पर हमला कर दिया। एक आदमी का शरीर 2 हिस्सों में कट गया, जिससे मांस और आंतें कमरे में बिखर गई। हे भगवान वीटो, ये तो बहुत ही खूनी है, जोश ने बनावटी आश्चर्य जताते हुए चिल्लाया। जोश की आवाज सुनकर वीटो एक पल के लिए रुका और पीछे हट गया। दूसरा आदमी बस एक दीवार से जा टकराया। उसके बेजान शरीर को देखकर लगता था कि उसकी कुछ ही हड्डियां टूटी होंगी। उन 4 आदमियों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 2 घबराए हुए और बेबस होकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वीटो उनके सिर के ऊपर से कूदकर बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। एक ही वार में उनके सिर उनके धड़ से टकराकर चकनाचूर हो गए। अधीनस्थों को सहजता से खत्म करने के बाद वीटो की ठंडी सरीसृप जैसी निगाहें मलिक पर टिक गई, जो असहाय और अभिभूत होकर केंद्र में जमकर खड़ा था। यह दृश्य मलिक के अब तक के अनुभव से परे था और इतना अनुभवी होने के बावजूद भी वो कांपने लगा। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा और सोफे पर गिर पड़ा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ वीटो, हमारे प्यारे विल्फ्रेड को चोट मत पहुंचाओ, वो हमारा दोस्त है ना? जोश ने आगे बढ़कर वीटो को शांत करते हुए मलिक की ओर मुस्कुराते हुए कहा। बेशक हम दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त। मलिक ने अपना शांत स्वभाव पूरी तरह खोते हुए बेतहाशा सिर हिलाया। जोश ने संतुष्टि से सिर हिलाया और वीटो को एक तरफ हटने का इशारा किया। चूंकि जोश ने वीटो को इस तरह के माहौल में बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीरम का इस्तेमाल करने की हिम्मत दिखाई थी, इसलिए जाहिर है कि उसे स्थिति को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। हालांकि सीरम ने तर्कसंगता को कुछ हद तक प्रभावित किया, लेकिन इसने इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया। आखिरकार डायनासोर बुद्धिहीन प्राणी नहीं थे। विशेषकर यूरोप में एल्डो, जिसने कई बार सीरम का प्रयोग किया था, ने जोश को बताया था कि बार बार प्रयोग करने से इसके नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अन्यथा एल्डो इतनी आसानी से न्यूश्वास्टीन महल पर कब्जा नहीं कर पाता। एल्डो के विपरीत वीटो को डॉक्टर जोला द्वारा प्रारंभिक सुपर सोल्जर संवर्धन दिया गया था, जिससे उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था। सबसे उल्लेखनीय संवर्धन उसकी तीव्र पुनर्प्राप्ति दर थी। चोटों से ठीक होने की उसकी क्षमता उल्लेखनीय थी। लेखक का नोट, यह लगभग एक इंगेम मैकेनिक जैसा लगता है, जहां पात्र स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करते हैं, है ना? शायद इन्हीं सुधारों के कारण जब वीटो ने यूरोप में पहली बार बीस्ट सीरम का प्रयोग किया, तो उसने पाया कि वो एल्डो की तुलना में इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी था। उस पर पशुवत प्रवृत्तियों का लगभग कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए जोश की एक चीख ही
वीटो को अपने हत्या के तरीके बदलने के लिए काफी थी। अब एक और आदेश पर वीटो आज्ञाकारी रूप से एक तरफ हट गया। इसके अलावा बीस्ट सीरम के पुनर्योजी प्रभावों ने वीटो की ठीक होने की क्षमता को और भी बढ़ा दिया। अल्पकालिक प्रायोगिक अवलोकनों के आधार पर वीटो नियंत्रण खोने के जोखिम के बिना लगभग अनिश्चित काल तक सीरम का उपयोग कर सकता था। तो विल्फ्रेड, इस बीस्ट सीरम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये किसी भी मिडनाइट या ब्राइट लाइट से कहीं बेहतर है ना? जोश मलिक के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, ये एकदम सही है। किसी भी सुपर सोल्जर सीरम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। आखिर यह है क्या? जोश के आदेश पर वीटो को पीछे हटते देख मैलिक समझ गया कि जोश उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। उसने तुरंत सीरम की तारीफ करना शुरू कर दिया। नहीं, यह महज चापलूसी नहीं थी। उसकी आंखों की चमक से सीरम के प्रति उसकी गहरी लालसा जाहिर हो रही थी। यह बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीरम है, जो जानवरों के जीन से युक्त एक प्रोटोटाइप सुपर सोल्जर सीरम है। यह उपयोगकर्ता को सामान्य मनुष्यों की क्षमता से कहीं अधिक गति और शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा विशिष्ट जानवरों के जीन के आधार पर उपयोगकर्ताओं को अद्वितीय क्षमताएं प्राप्त होती है। जोश ने समझाया। इसकी एकमात्र कमी इसकी सीमित अवधि है। यह केवल 4 से 6 घंटे तक ही असरदार रहता है और स्थायी नहीं है। साथ ही इसके कच्चे माल आसानी से नहीं मिलते। जोश की व्याख्या आधी सच थी। इस सीरम का एक स्थायी संस्करण भी था। आखिरकार रेड अलर्ट ब्रह्मांड के बरसर्कर्स तो स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते थे। संक्षेप में, मुझे लगता है कि लेखक ने रेड अलर्ट श्रृंखला के मॉड से कुछ तत्व जोड़े हैं। हालांकि कोई भी स्वेच्छा से हमेशा के लिए ऐसे भयानक रूप में रहना नहीं चाहेगा। इसीलिए मूल बरसर्कर फॉर्मूला को मुख्य रूप से एक ऐसी चीज के रूप में इस्तेमाल किया गया जिसे आसानी से त्यागा जा सकता था। इसके अलावा स्थायी संस्करण से बुद्धि में काफी कमी आई और यह अपरिवर्तनीय था। ऐसे विषयों को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क में प्रत्यारोपित नियंत्रण चिप्स की आवश्यकता थी। इतना ही नहीं, स्थायी संस्करण में कई कमियां थी, जैसे उच्च खपत दर, अव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन और भी बहुत कुछ। जब तक जोश बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं छेड़ता, तब तक इसका कोई खास व्यावहारिक उपयोग नहीं था। उसकी वर्तमान जरूरतों के लिए अस्थायी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीरम कहीं अधिक कारगर था। यह तो हद से ज्यादा है। ऐसा सीरम दुनिया का पूरा संतुलन बदल सकता है। मैलिक की आंखों में और भी ज्यादा आग भड़क उठी और उसने उत्सुकता से जोश से पूछा, श्रीमान खान, अपनी कीमत बताइए। बदले में आपको क्या चाहिए? मृत अधीनस्थों का क्या हुआ? उसे कोई परवाह नहीं थी। हाइड्रा संगठन में कोई भी व्यक्ति कुछ तुच्छ मोहरों के लिए संभावित मुनाफे को नहीं छोड़ेगा। यह ठंडा और निर्दयी था। लेकिन फिर भी क्या ऐसे गुणों के बिना उन्हें हाइड्रा कहा जा सकता था? इतने औपचारिक मत बनो विल्फ्रेड, मुझे बस जोश कहो। हम दोस्त हैं, है ना? जोश ने दोस्ताना मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है जोश, तो तुम क्या चाहते हो? मलिक ने तुरंत जवाब दिया। बात सीधी सी है। श्मिट मर चुका है और बाकी सब निर्दोष है। यह बिल्कुल सही है कि हम संगठन में अपना उचित स्थान वापस हासिल करें, ठीक वैसे ही जैसे आपने उस समय किया था, है ना? जोश ने कहा। बिल्कुल है। मलिक ने तुरंत सहमति जताई। और एक बात और, प्रिय विल्फ्रेड, क्या आपको नहीं लगता कि परिषद के सदस्य थोड़े बुढ़ापे के कारण सुस्त हो गए हैं? महामंदी के दौर को याद कीजिए। अगर हम तब अधिक एकजुट होते तो हम दुनिया पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते थे। लेकिन उनके आंतरिक सत्ता संघर्षों के कारण हम उस उत्तम अवसर से चूक गए, है ना? समय बदल गया है और हमारे महान संगठन को कुछ सुधारों की आवश्यकता है। बेशक कोई जल्दी नहीं है। हम अभी युवा हैं, हम अपना समय ले सकते हैं, जोश ने कहा। उसकी आवाज मैलिक के कानों में किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 167 तक, इस अध्याय से 60 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 108 वो हम में से एक है। जॉय डिस्ट्रिक्ट नाइट क्लब शिकागो के प्रमुख निजी स्थलों में से एक अपने ध्वनि रोधक कमरों के लिए प्रसिद्ध था। अंदर से कोई भी आवाज बाहर नहीं निकलती थी। न गोलियों की आवाज और न ही चीखें बाहर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। कुछ घंटों बाद जब शोर कम हुआ तो अस्तव्यस्त हालत में वीटो और एक अन्य अंगरक्षक विल्फ्रेड मलिक को कमरे से बाहर ले गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। मलिक को विदा करने के बाद कपड़े बदल चुके दोनों अंगरक्षक निजी कमरे के दरवाजे के बाहर पहरेदारी के लिए फिर से तैनात हो गए। कुछ मिनट बाद जोश हमेशा की तरह शांत भाव से वापस प्रकट हुआ और समूह औपचारिक रूप से रवाना हो गया। इसके बाद विल्मा, जो पहले जोश को निजी कमरे में ले गई थी, सफाई दल के साथ अंदर गई। कमरे में जो कुछ हुआ था उसका मौन प्रमाण था। दीवारों पर जानवरों के पंजों के निशान थे और फर्श पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। जिन लड़कियों को कुछ ऐसी बातें पता चल गई थी जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी, उन्हें स्वाभाविक रूप से यूरी के पास भेज दिया गया। चारों टूटे हुए शरीरों का भी वही हाल हुआ। अपने अपने संसार पर राज करने वाली डेनेरिस और यूरी की तुलना में जोश की हालत शायद सबसे खराब थी। कोई भी असाधारण कार्य करने का प्रयास करते समय सावधानी बरतनी पड़ती थी। साल खत्म होने वाला था और 2 महीने बाद उसे दूसरे आयाम से एक नया संकेत मिलने वाला था। जोश सोच रहा था
कि उसे किस तरह की दुनिया और किस तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा। वो इसके लिए उत्सुक था। जब जोश घर लौटा तो काफी रात हो चुकी थी। मार्गरेट अभी भी जाग रही थी। मुख्य शयन कक्ष से सटे विशेष नर्सरी कक्ष में पालने के पास बैठी अपने दोनों बच्चों को देखकर खिलखिला रही थी। फ्रांसेस्का मां और बच्चों को देखते हुए जम्हाई रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या यह सच था कि गर्भावस्था का असर किसी व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर 3 साल तक रहता है? तुम सो क्यों नहीं रही हो? जोश मार्गरेट के बगल में घुस गया और पालने में लेटे दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुराया। जाओ नहा लो। क्या कर रही थी? तुमसे जंग जैसी बदबू आ रही है, मार्गरेट ने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा। जोश उसकी बात सुनकर चौंक गया। जंग? तभी उसे समझ आया, जंग नहीं बल्कि खून। हालांकि उसने नाइट क्लब में सफाई कर ली थी, लेकिन उस खून से लथपथ निजी कमरे में बिताए घंटों का उस पर असर पड़ा था। मार्गोट, जो अभी प्रसवोत्तर अवस्था में थी, ऐसी गंधों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी। बिना किसी झिझक के वो सीधे बाथरूम चला गया। बाहर भले ही जोश का दबदबा दिखता हो, लेकिन जुड़वा बच्चों के आने के बाद से घर में उसकी स्थिति बेहद गिर चुकी थी। मार्गरेट की मातृत्व भावनाएं उस पर हावी हो गई थी और उसने अपनी सारी ऊर्जा बच्चों पर केंद्रित कर दी थी। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क में प्रतिस्पर्धी सामाजिक क्लब, हालांकि काउंसिल ऑफ 9 का अधिकार पूरे अमेरिका में फैला हुआ था, लेकिन अधिकांश स्थान जॉय डिस्ट्रिक्ट जैसे उच्च स्तरीय मनोरंजन स्थलों से मिलते जुलते थे। केवल न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में ही संगठन के आधिकारिक नाम वाले वैध क्लब हाउस थे। एक धुंधली रोशनी वाले बैठक कक्ष में सूट पहने 7 लोग एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। विल्फ्रेड मलिक, जो हाल ही में जोश से मिले थे, एक तरफ खड़े थे। विल्फ्रेड के 10 साल के प्रयासों के बाद मलिक परिवार हाइड्रा के आंतरिक घेरे में तो लौट आया था, लेकिन वे अन्य हाइड्रा प्रमुखों के बराबर नहीं थे। उम्र कोई मुद्दा नहीं था। परिषद के 2 मौजूदा सदस्य इसोडाइन ग्रुप के केल्विन चैडविक और रॉक्सन कॉर्पोरेशन के ह्यू जोन्स विल्फ्रेड के लगभग समान उम्र के थे, फिर भी परिषद में प्रमुख पदों पर आसीन थे और उनका काफी प्रभाव था। इसका एकमात्र कारण यह था कि उनकी कंपनियां विल्फ्रेड की कंपनी से कहीं अधिक बड़ी थी। इस जटिल गतिशीलता को केवल विल्फ्रेड ही समझता था। विल्फ्रेड, हमें जोश काहन के साथ आपके संपर्क के बारे में बताएं, पहली सीट पर बैठे वरिष्ठ व्यक्ति थॉमस ग्लॉसेस्टर ने कहा। हाइड्रा के सबसे प्रभावशाली नेता और वॉल स्ट्रीट के वित्तीय दिग्गज के रूप में ग्लॉसेस्टर फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक ट्रस्ट के प्रमुख थे। वॉल स्ट्रीट की सबसे पुरानी संस्था सिटी बैंक के इर्द गिर्द केंद्रित फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक ट्रस्ट ने इस दुनिया में एक अलग ही राह अपनाई थी। जोश के पिछले जीवन की तरह 1930 के दशक की महामंदी के दौरान पतन और रॉकफेलर और मॉर्गन के हाथों पतन होने के बजाय ये एक विजेता के रूप में उभरा था। रॉक्सन एनर्जी और आइसोडाइन एनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने महामंदी को अंजाम दिया और इसके सबसे बड़े मुनाफाखोर बन गए। इसी बीच महामंदी के दौरान रॉकफेलर और मॉर्गन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे छोटे मोटे समूह बनकर रह गए। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यह था कि आज के रॉकफेलर सेंटर को रॉकफेलर सेंटर नहीं बल्कि रॉक्सन सेंटर कहा जाता है। फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक ट्रस्ट ने मॉर्गन का स्थान ग्रहण कर लिया था, जबकि रॉक्सॉन एनर्जी ने रॉकफेलर की जगह ले ली थी। कैलिफोर्निया स्थित व्यापारिक समूह पर इसोडाइन एनर्जी का दबदबा था। मैलिक परिवार, जिसका जोश की मूल दुनिया में समकक्ष मेलन परिवार था, महामंदी के साथ ही पतन की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे अन्य संस्थाओं के हाथों अपना नियंत्रण खोने लगा। मैलिक समेत, जिसने अभी तक समूह पर पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं किया था, काउंसिल ऑफ 9 के सदस्य अमेरिका के 10 सबसे बड़े समूह में से 4 को नियंत्रित करते थे। ये 4 सबसे शक्तिशाली समूह थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जोश परिषद को इतना महत्व देता था। उस पर नियंत्रण रखना असल में संयुक्त राज्य अमेरिका के आधे हिस्से पर नियंत्रण रखने के बराबर था। परिषद के बाकी सदस्यों का प्रभाव कम था। अखबारों के दिग्गज मॉर्टिमर हेज न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में मीडिया उद्योग के आधे हिस्से को नियंत्रित करते थे। 2 अन्य सदस्यों के पास राजनीतिक शक्ति थी। तुलनात्मक रूप से सबसे कम प्रभावशाली वास्तव में वॉन स्ट्रकर परिवार है। तुलना करें तो सबसे कम प्रभावशाली वास्तव में वॉन स्ट्रकर परिवार है। कॉमिक्स में स्ट्रकर रेड स्कल की तरह जेमो नामक व्यक्ति के साथ हिटलर के पसंदीदा लोगों में से एक था। हालांकि इस दुनिया में जो सिनेमाई ब्रह्मांड पर आधारित प्रतीत होती है, वॉन स्ट्रकर परिवार हालांकि कभी शक्तिशाली था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में केवल एक कुलीन परिवार था। द्वितीय विश्व युद्ध तक हिटलर और श्मिट दोनों के साथ सत्ता संघर्ष में मिली हार के कारण उन्हें यूरोप से बाहर निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होने के बाद वे रॉक्सन कॉर्पोरेशन के अधीन हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद ही जब वे यूरोप लौटे और रेड स्कल की बची हुई सेनाओं पर कब्जा कर लिया, तब जाकर वे कुछ हद तक अपनी स्थिति पुनः स्थापित कर पाए। बाद में एवेंजर्स युग के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय वर्चस्व हासिल किया। फिल्मों में अल्ट्रॉन द्वारा मारा गया व्यक्ति स्ट्रकर परिवार का वर्तमान मुखिया थॉमस वॉन स्ट्रकर का बेटा था। लेकिन जैसा कि फिल्मों में देखा गया है, उस समय स्ट्रकर का दर्जा अभी भी गिदोन मैलिक और अलेक्जेंडर पियर से नीचे था। हालांकि इस दुनिया में ऐसा लगता है कि स्ट्रकर परिवार का फिर से उदय होना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोप में मौजूद हाइड्रा बलों को जोश ने समय से पहले ही काफी हद तक अपने कब्जे में ले लिया है। जी हाँ महोदय,
मैं अब पूरी तरह से पुष्टि कर सकता हूं कि जोश खान हमारे ही है। परिषद के नेताओं के सवालों का सामना करते हुए विल्फ्रेड ने गंभीर भाव से जवाब दिया। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 169 तक। इस अध्याय से 60 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 109। मैं एक बैंक का अधिग्रहण करना चाहता हूं। विल्फ्रेड मैलिक ने 9 सदस्यों की परिषद को जोश के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने समझाया कि कैसे जोश ने यूरोप में हाइड्रा की सेनाओं के बचे हुए हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था। उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं की प्रशंसा की और परिषद के अन्य सदस्यों को जोश को परिषद में शामिल करने के लिए राजी किया, लेकिन जोश खुद भी बैठक में मौजूद नहीं था। लोहे को गढ़ने के लिए मजबूत होना जरूरी है। परिषद में सही मायने में पर्याप्त प्रभाव हासिल करने के लिए जोश की मौजूदा वित्तीय ताकत और प्रभाव अकेले ही कुछ हद तक अपर्याप्त थे। यद्यपि उन्होंने यूरोप में युद्ध से काफी मुनाफा कमाया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि आपूर्ति के व्यापार से अर्जित धन युद्धोत्तर यूरोप में हुई विशाल आर्थिक पुनर्प्राप्ति के मुकाबले कुछ भी नहीं था। यह तो मच्छर के एक पैर के बराबर भी नहीं था। आखिरकार असली आर्थिक लुटेरों ने अभी तक इस पर अपना कब्जा नहीं जमाया था। यदि आप उन शिकारियों के मुंह से भोजन छीनना चाहते हैं तो आप पर्याप्त सहयोगियों के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों लक्ष्यों में कोई विरोधाभास नहीं था। वो आसानी से बाहरी शक्ति का सहारा ले सकता था। किस प्रकार की शक्ति? बेशक ये अन्य बड़े निगमों की ताकत थी। चूंकि जोश का कारोबार शिकागो में केंद्रित था, इसलिए शिकागो के बड़े कारोबारी समूह के प्रभाव का इस्तेमाल न करना मूर्खता होगी। जोश, तुम तो बहुत कम ही आते हो। लीबलर बिल्डिंग के मालिक के कार्यालय में जॉन लीबलर ने हैरानी से जोश की ओर देखा। जोश 1 महीने से अधिक समय से वापस आ चुका था और शिकागो के सभी धनी लोग जानते थे कि उसने यूरोप में काफी धन कमाया था और युद्ध को जल्दी समाप्त करने में योगदान दिया था। लेकिन अधिकांश लोगों को इस बात का स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि जोश ने यूरोप में कितना कमाया था। चूंकि वे उसके साथ किसी भी वित्तीय लेन देन या निवेश में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर विदेशों में उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ नहीं की थी। इसके अलावा शिकागो लौटने के बाद से जोश ने अपना अधिकांश समय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिताया था और गुमनाम जीवन जी रहा था। यहां तक कि जॉन लीबलर जैसे उसके करीबी लोग भी उसकी मौजूदा स्थिति से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। इससे यह पता चला कि शिकागो की कंपनियां अन्य कंपनियों की तुलना में पूंजी के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी। इससे यह भी स्पष्ट हो सकता है कि जोश के पिछले जीवन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिकागो की बड़ी कंपनियों पर धीरे धीरे अन्य कंपनियों का साया क्यों पड़ गया और वे द्वितीय श्रेणी की कंपनियां बन गई। हाँ, क्या यह मार्गरेट के अभी अभी बच्चे को जन्म देने की वजह से नहीं था? अंकल जॉन, मुझे आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अब जब बच्चा लगभग 1 महीने का हो गया है और स्वस्थ है, तो मैं घर में लगभग अदृश्य सा हो गया हूं। जोश ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। छी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे सामने दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं पोते पोतियों के लिए कितना तरसता हूं? काश मेरे दोनों बच्चे भी परिवार को उतना ही महत्व देते जितना तुम देते हो। जोश की ये बातें सुनकर जॉन लीबलर ने अपनी आंखें घुमा ली। देश चाहे कोई भी हो, बुजुर्ग लोग हमेशा बच्चों और पोते पोतियों से भरा घर चाहते हैं। जॉन लीबलर, जिनकी उम्र अब 60 वर्ष से अधिक थी, का एक 40 वर्षीय बड़ा बेटा लिनस था, जो बहुत ही कुशल था और उसने पारिवारिक व्यवसाय का अधिकांश हिस्सा संभाल लिया था। हालांकि व्यवसाय के प्रति उनके समर्पण के कारण उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही उनके बच्चे थे। और उनका दूसरा बेटा एक निकम्मा अय्याश। हालांकि उन्होंने 2 बार शादी की थी, लेकिन वे सिर्फ शादियां ही रह गई, उनके कोई बच्चे नहीं थे। अपने दोनों बेटों की ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जॉन लीबलर, जो पोते पोतियों की चाहत रखते थे, भला कैसे खुश रह सकते थे? हाँ, अंकल जॉन, आप तो बड़े दयालु हैं। आप मार्गरेट के अंकल हैं, इसलिए जाहिर है कि आप बच्चों के दादा भी हैं। जोश ने विनम्रता से कहा। वैसे क्या दोनों बच्चों का बपतिस्मा नहीं हुआ है? क्यों न उन्हें लिनस को अपना धर्मपिता स्वीकार करने के लिए कहें? जॉन ने सोच समझकर सुझाव दिया। अगर मार्गरेट मान जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जोश ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए जवाब दिया, लेकिन तुरंत सहमति जता दी। अधिकांश बवेरियाई और ऑस्ट्रियाई लोग कैथोलिक थे और जोश के माता पिता भी इसका अपवाद नहीं थे। हालांकि जोश स्वयं धार्मिक नहीं था, लेकिन उसका पिछला रूप वास्तव में कैथोलिक था। मार्गरेट कैथोलिक नहीं थी, बल्कि प्रोटेस्टेंट थी, इसलिए तकनीकी रूप से उनके बच्चों का बपतिस्मा हो सकता था, जिसके लिए एक धर्म माता पिता की भी आवश्यकता होती। धर्म पिता और धर्म माता केवल मानद उपाधियां नहीं थी, वे अपने धर्म पुत्रों के आध्यात्मिक और कभी कभी भौतिक कल्याण के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिका में धर्म माता पिता को अक्सर जैविक माता पिता के बाद दूसरे स्थान पर कानूनी संरक्षकता प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि जैविक माता पिता की कोई दुर्घटना हो जाती है तो बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी धर्म माता पिता की होती है और वे केवल बच्चे के पालन पोषण के लिए ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उन्हें धर्मपुत्र की संपत्ति पर नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए अधिकतर मामलों में धर्म माता पिता की उपस्थिति बच्चे के लिए बहुत मददगार साबित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जोश की मूल दुनिया में एक प्रसिद्ध उदाहरण देने के लिए ये वो अभिनेत्री है जिसने पेपर की भूमिका निभाई थी, ग्वेनेथ पाल्ट्रो। हालांकि उनके पिता एक निर्माता है और उनकी मां एक अभिनेत्री है, लेकिन वास्तव में
हॉलीवुड में दोनों ने बहुत ही साधारण सफलताएं हासिल की है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ग्वेनेथ पाल्ट्रो, जो हमेशा से अपने गुस्सैल स्वभाव और कठिन व्यक्तित्व के लिए जानी जाती रही है, उन्हें बचपन से ही हर तरह के संसाधन मिलते रहे हैं और 26 साल की उम्र में वो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के एक समूह को पछाड़कर ऑस्कर जीतने में सक्षम हो गई। इसका श्रेय काफी हद तक उनके गॉडफादर स्टीवन स्पीलबर्ग को जाता है, जो एक बेहतरीन निर्देशक है। जोश ने इससे पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वो धार्मिक नहीं था और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि उसकी अपनी व्यवस्था को देखते हुए उसके बच्चों को ऐसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब जॉन लीबलर ने यह मुद्दा उठाया था तो उसके इनकार करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। आखिरकार अपने बच्चों को लीबलर परिवार के उत्तराधिकारी लिनस को अपना धर्मपिता मानने देना दोनों परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। बच्चे के लिए लीबलर परिवार के उत्तराधिकारी को अपना धर्मपिता मानना कोई बुरी बात नहीं थी और इससे दोनों परिवार भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब वो लिनस हो। अगर वो दूसरा बेटा डेविड होता तो जोश और मार्गरेट दोनों ही साफ इनकार कर देते। जाहिर है जॉन लीबलर इस बात को अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने उपद्रवी का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, चूंकि आपने कोई आपत्ति नहीं जताई तो बात पक्की हो गई। मैं लिनस से मार्गरेट से बात करवाता हूं। वो हमेशा से मार्गरेट को बहन की तरह मानता आया है। जॉन लीबलर ने खुशी से कहा, वैसे आज आप यहां किस लिए आए हैं? अंकल जॉन, मैं यहां एक साधारण कारण से आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मध्यस्थ के रूप में मेरी मदद करें ताकि मैं कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक पर कब्जा कर सकूं। जोश ने आखिरकार अपना उद्देश्य प्रकट किया। बच्चों के बारे में चर्चा करने की खुशी में डूबे जॉन लीबलर जोश के शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गए। कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक का अधिग्रहण? क्या यह लड़का पागल हो गया है? पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 169 तक। इस अध्याय से 60 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 110 शेयरों की अदला-बदली। पिछले अध्याय में कुछ त्रुटियां थी जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। यदि किसी को ऐसी कोई त्रुटि मिलती है तो कृपया टिप्पणी करें ताकि मैं उन्हें शीघ्रता से ठीक कर सकूं। जोश, क्या तुम जानते हो कि कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक क्या है? जॉन लीबलर ने अपने सामने खड़े युवक से कुछ मजाकिया अंदाज में पूछा। उनकी राय में जोश कान निस्संदेह एक बहुत ही असाधारण युवक थे, अपने सबसे बड़े बेटे से कहीं अधिक असाधारण, जिसे वे हमेशा अपना गौरव मानते थे। हालांकि उसे यह मानना पड़ा कि वो युवक अभी भी थोड़ा घमंडी था। क्या वह सोचता था कि उसके पास कुछ पैसा है तो क्या वह एक बैंक खरीद सकता है? बेशक वो जानता था कि जोश को यूरोप में $200 मिलियन का एक बड़ा सैन्य ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर के अलावा उन्होंने अनुमान लगाया कि यूरोप में जोश के अन्य व्यवसायों ने भी सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए होंगे। सच कहें तो 200 से 300 मिलियन डॉलर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शीर्ष बैंक का अधिग्रहण करना असंभव नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक कोई साधारण शीर्ष श्रेणी का बैंक नहीं था। बाद की पीढ़ियों में बैंक ऑफ अमेरिका, मेलन, मॉर्गन, वेल्स फार्गो आदि जैसे प्रसिद्ध बैंकों की तुलना में कई लोग कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक से अपरिचित हो सकते हैं। यह सामान्य बात है क्योंकि यह बैंक 1980 के दशक में दिवालिया हो गया था। हालांकि ये न सोचें कि बैंक दिवालिया हो जाने मात्र से ही वो कमजोर हो गया था। दरअसल दिवालिया होने से पहले कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक मिडवेस्ट का सबसे बड़ा बैंक और संयुक्त राज्य अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा बैंक था। 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य और 42 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ यह संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष 10 वित्तीय संस्थानों में से एक था। यह शायद स्पष्ट न हो, लेकिन अगर हम इसकी तुलना वेल्स फार्गो नामक एक अन्य बैंक से करें जो 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरे स्थान पर था, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। 1986 में वेल्स फार्गो का बाजार मूल्य 1 बिलियन से थोड़ा कम और संपत्ति 20 बिलियन से थोड़ी अधिक थी। हालांकि 2022 में वेल्स फार्गो का बाजार मूल्य 180 बिलियन तक पहुंच गया था और इसकी संपत्ति 2 ट्रिलियन के करीब थी। यह तुलना दर्शाती है कि कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक कितना शक्तिशाली था। कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक के पतन का कारण ठीक यही था कि वो बहुत मजबूत था। यह इतना मजबूत था कि प्रबंधन अति आत्मविश्वासी हो गया और अंधाधुंध तरीके से कई अत्यधिक कर्ज वाली परियोजनाओं का विस्तार कर दिया, जिससे ऋण संकट और बैंकों में भगदड़ मच गई। इस बैंक का पतन अंततः विश्व वित्त के इतिहास में एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया और इसने पहली बार इस धारणा को तोड़ दिया कि एक बहुत बड़ा बैंक कभी नहीं गिरेगा। इसका पतन भी मूल शिकागो समूह के पतन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। वर्तमान में कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक स्वाभाविक रूप से उतना मजबूत नहीं है जितना कि 1980 के दशक में था, लेकिन इसका बाजार मूल्य अभी भी 1 अरब से अधिक है और यह शिकागो समूह का मुख्य बैंक बना हुआ है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि जॉन लीबलर को लगता है कि जोश थोड़ा घमंडी हो रहा है। इतने महत्वपूर्ण बैंक को खरीदकर जोश को क्या लगता है कि शिकागो के बड़े बड़े उद्योगपति इसे बेच देंगे? बेशक मैं जानता हूं कि कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक का क्या मतलब है। यह शिकागो समूह का मुख्य बैंक है और इसका बाजार मूल्य 1 अरब से अधिक है, जोश ने जवाब दिया। पता है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि आप कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक का अधिग्रहण कर सकते हैं? और आपको क्यों लगता है कि शेयरधारक अपने शेयर बेच देंगे? जोश, मुझे पता है कि आप शिकागो समूह में शामिल होना चाहते हैं और वास्तव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके पास पूरी योग्यता है।
लेकिन कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक का अधिग्रहण करना, यह तो बहुत ज्यादा है। जॉन ने सिर हिलाते हुए कहा, अंकल जॉन, इसे इतनी जल्दी खारिज मत कीजिए। मैं शिकागो के बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए कॉन्टिनेंटल बैंक के महत्व को समझता हूं और यह भी जानता हूं कि मेरे पास जो है वो कॉन्टिनेंटल बैंक को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरा इरादा इसे पूरी तरह से खरीदने का नहीं है, बस इतना नियंत्रणकारी हिस्सा हासिल करना है। इसके अलावा मैं इसे नकद में नहीं बल्कि अदला-बदली के माध्यम से खरीदने की योजना बना रहा हूं, जोश ने मुस्कुराते हुए समझाया। संक्षेप में, नियंत्रणकारी हिस्सा वो होता है जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी कंपनी में इतने शेयर रखती है कि वो उसके प्रबंधन और दिशा को नियंत्रित कर सके। कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक को नकद में खरीदना पूरी तरह से अव्यावहारिक होगा। इसका बाजार मूल्य भले ही कुछ अरब ही क्यों न हो, लेकिन इसके महत्व के कारण दूसरा पक्ष इसे 50% या उससे भी अधिक की ऊंची कीमत पर ही बेचेगा। इतनी ऊंची कीमत पर भले ही जोश अपनी सारी अवैध आय को भी गिन ले और अपनी सारी संपत्ति बेच दे, फिर भी ये शायद पर्याप्त न हो। लेकिन अगर उसने अदला-बदली की होती तो स्थिति अलग होती। उसे न केवल पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे बल्कि वो काफी पैसे बचा भी लेगा। बदली? तुम इसे किसके साथ बदलने वाले हो? जॉन ने हैरानी से पूछा। ऑस्ट्रियन नेशनल बैंक, राइफेसन सेंट्रल बैंक ऑस्टरिच, बेयरिशे लैंडेसबैंक, बाके नेशनल डी पेरिस और लॉयड्स बैंक ऑफ लंदन। जोश ने लगातार 5 बैंकों के नाम बताए। वे सभी विश्व प्रसिद्ध बैंक थे। जॉन को पूरा यकीन था कि उसे सही याद था कि ऑस्ट्रियाई नेशनल बैंक विशेष रूप से ऑस्ट्रिया का केंद्रीय बैंक था। इसके अलावा बायरिशे लैंड्सबैंक भी है, जो एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है जिसके शेयर प्रचलन में बेहद दुर्लभ है। युद्ध तो युद्ध है, लेकिन इस स्तर के बैंक की संपत्ति कौन बेचेगा? जोश को इन बैंकों में शेयर कैसे मिले? दरअसल ये बहुत सरल है। फ्रांस और ब्रिटेन के 2 बैंकों का आदान प्रदान आपूर्ति के बदले किया गया, क्योंकि युद्ध के कारण दोनों बैंक संकट में थे और उनके अधिकांश शेयरधारक दिवालिया हो रहे थे। उनके लिए, जोश के लिए शेयरों के बदले आपूर्ति प्राप्त करना नकदी से भुगतान करने की तुलना में कहीं अधिक व्यावहारिक था। जहां तक ऑस्ट्रियन नेशनल बैंक, राइफेसन सेंट्रल बैंक ऑस्टरिच और बायरिशे लैंडेसबैंक की बात है, ये हाइड्रा की संपत्तियां थी। दरअसल सटीक रूप से कहें तो वे मूल रूप से श्मिड की निजी संपत्तियां थी। हालांकि श्मिड को एवेंजर्स और एसएसआर ने मार गिराया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों का यह हिस्सा अभी तक अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं आया है। आखिरकार ऑस्ट्रिया केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है, न कि उसके कब्जे में है। और चूंकि जोश ने पहले ही श्मिड की सेना के बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि संपत्ति का यह हिस्सा उसके हाथ में आ जाए। हालांकि 5 बैंकों में जोश की हिस्सेदारी ज्यादा नहीं है और कुल मूल्य 1 अरब अमेरिकी डॉलर से काफी कम है, लेकिन शिकागो समूह के लिए इसका महत्व 1 अरब डॉलर से कहीं अधिक है। क्या तुम सच कह रहे हो? जॉन का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। बेशक मैं गंभीर हूं, भले ही शेयर ज्यादा न हो, लेकिन वे असली है। जोश ने सिर हिलाते हुए कहा कि इन शेयरों की अदला-बदली में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये अदला-बदली बिक्री नहीं है। इन शेयरों के बदले में उन्हें कॉन्टिनेंटल बैंक में शेयर और हिस्सेदारी मिलेगी। ये शेयर कॉन्टिनेंटल बैंक के ही रहेंगे, किसी निजी व्यक्ति के नहीं। दूसरे शब्दों में, इन शेयरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जोश के पास ही रहेगा। केवल इन शेयरों से होने वाली संभावित आय ही साझा की जाएगी। आप पर्याप्त पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए जोश को पैसे से ज्यादा अपनी बात रखने की परवाह है। जोश, बच्चों के बपतिस्मा का समय तय करो। होली नेम कैथेड्रल में कैसा रहेगा? आर्चबिशप कोडी से मेरे अच्छे संबंध है और मैं उन्हें मना लूंगा कि वे स्वयं दोनों बच्चों का बपतिस्मा करें। इसके अलावा मैं गारंटी देता हूं कि उस दिन शिकागो समूह के सभी प्रमुख सदस्य बपतिस्मा समारोह में उपस्थित होंगे। जॉन ने काफी देर तक सोच विचार करने के बाद कहा, शिकागो समूह अन्य समूहों की तुलना में पूंजी के प्रति प्रतिक्रिया देने में थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी मूर्ख हैं। जोश द्वारा इन बैंकों के शेयर सौंपने का प्रस्ताव यूरोप के इस विशाल भंडार का आधा हिस्सा उनके मुंह में डालने जैसा है। अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो जॉन के नेतृत्व वाले समूह के सदस्य कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हालांकि अदला-बदली की विशिष्ट विधि और राशि का निर्णय उन दोनों द्वारा यूं ही नहीं किया जा सकता था और इसके लिए बातचीत निश्चित रूप से आवश्यक थी। लेकिन इससे शिकागो कॉन्ग्लोमरेट्स को इस बपतिस्मा समारोह के माध्यम से शिकागो कॉन्ग्लोमरेट्स में जोश की स्थिति स्थापित करने से नहीं रोका जा सका। आज रात अंकल जॉन मेरे घर डिनर पर क्यों नहीं आते ताकि हम बपतिस्मा के बारे में बात कर सके और बच्चे को भी देख सके? मार्गरेट ने भी आपको बहुत समय से नहीं देखा है। जॉन के आश्वासनों को सुनकर जोश को पता चल गया कि मामला सुलझ गया है और उसने तुरंत निमंत्रण देने का अवसर लिया। बेशक मुझे ये निमंत्रण स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी। जोश के निमंत्रण से जॉन बहुत खुश हुआ और वो सोचने लगा कि वो दोनों बच्चों और मार्गरेट के लिए क्या उपहार ले जाएगा। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 171 तक, इस अध्याय से 60 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 111, सही व्यक्ति 1। बपतिस्मा, मुझे लगा था कि तुम धार्मिक नहीं हो। जॉन को अलविदा कहने के बाद जोश घर गया और मार्गरेट को बपतिस्मा के बारे में बताया, लेकिन सुनने के बाद मार्गरेट को यह बहुत अजीब लगा। आखिरकार वो जोश को लगभग 2 साल से जानती थी, उसके साथ हर दिन और रात बिताती थी
और उसने जोश को कभी चर्च जाते हुए नहीं देखा था। अगर वो प्रोटेस्टेंट थी तो कोई बात नहीं, आखिरकार प्रोटेस्टेंट लोग ईसाई धर्म की कुछ औपचारिकताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये बात समझ से परे थी कि एक कैथोलिक व्यक्ति शायद ही कभी चर्च गया हो। खांसी ये तो बस एक रस्म है, इसे इतना गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जोश ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। वो ये तो कह नहीं सकता था कि उसे किसी चीज पर विश्वास नहीं है ना? ये बात शायद आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन अमेरिका, जो खुद को स्वतंत्रता का प्रतीक होने का दावा करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है, जो कि ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप म्याऊं म्याऊं धर्म में विश्वास करते हैं या धनिया धर्म में। लेकिन अगर आपके पास कोई भी विश्वास नहीं है तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि अमेरिकियों की नजर में धार्मिक आस्था न रखने वाले लोगों में नैतिक बंधन नहीं होते। नैतिक बंधनों के बिना कोई परम उद्देश्य नहीं होता, और परम उद्देश्य के बिना आप एक सभ्य जीवन नहीं जी सकते। यदि आप एक सभ्य जीवन नहीं जी सकते तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अमेरिकी समाज में घुलना मिलना चाहता है तो वो निजी तौर पर अपने किसी भी विचार को न माने, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कह सकता, अन्यथा मुख्यधारा का समाज उसे अस्वीकार कर देगा। संक्षेप में, लेखक संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध के समय के लोगों के विचारों की बात कर रहा है। जब मार्गरेट ने जोश का रूप देखा तो वो तुरंत समझ गई कि वो वास्तव में ईसाई नहीं था। उसने बस उसकी तरफ देखा और इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या हुआ अगर उसे विश्वास नहीं है? आखिर वो उसका नास्तिक पति है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है कि उसके दोनों बच्चे लिनस को अपना धर्म पिता मानते हैं। आखिरकार जब उसी साल उसके पिता की मृत्यु हुई थी तो जॉन और लिनस ने ही डेविड के साथ मिलकर उसकी देखभाल की थी। इसलिए मार्गरेट ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। उसी शाम जॉन भी एक उपहार लेकर जोश के बंगले पर पहुंचा, और जब उन्होंने जॉन द्वारा लाया गया उपहार देखा तो जोश और मार्गरेट दोनों बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंकल जॉन, ये तो बहुत ज्यादा है, मार्गरेट ने अपने हाथों में मौजूद शेयर हस्तांतरण समझौते को देखते हुए कहा। हस्तांतरण समझौते में उल्लिखित शेयर मार्गरेट के पिता के आभूषण व्यवसाय के वे शेयर थे जिन्हें मार्गरेट ने वर्षों पहले बेच दिया था। उस समय उनकी कीमत 2 मिलियन से अधिक थी, और आज उनकी कीमत 3 या 4 गुना अधिक होगी। लेकिन अब उस कारोबार का 90% हिस्सा 2 बराबर भागों में बांटकर दोनों बच्चों को दे दिया गया था। 100% क्यों नहीं? क्योंकि मार्गरेट के पास पहले से ही बाकी 10% था। बेशक इस शेयर की कीमत जोश के लिए कुछ भी नहीं है, जो पहले से ही अमीर है, लेकिन जाहिर तौर पर मार्गरेट के लिए इसका बहुत महत्व है। कोई बात नहीं, इसे ठुकराओ मत। ये बच्चों के लिए तोहफा है, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम मना भी कर दोगी तो बड़े होकर दोनों बच्चों को खुद ही इसे ठुकराना पड़ेगा, और तुम्हें प्रबंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग कारोबार संभालते रहेंगे, तुम्हें बस उनकी तनख्वाह देनी है, जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। जोशी ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि जॉन अपनी पत्नी को खुश करने के खेल में माहिर था। इस रणनीति के साथ जोश शिकागो कंसोर्टियम में लीबलर परिवार को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जाहिर है जॉन ने दिन में पहले हुई बातचीत से ही देख लिया था कि यूरोप में जोश के पास जो संसाधन थे वे अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली थे। यदि अब नहीं तो कब? ये कुछ ज्यादा ही था, और मार्गरेट फैसला नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने जोश की तरफ देखा। इसे ले लो प्यारी, ये तुम्हारे अंकल जॉन की तरफ से है। जोश ने सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये केवल कुछ मिलियन ही थे, और जब वे यूरोप वापस लौटेंगे तो वे कई गुना अधिक कमा लेंगे। मुनाफे का अधिकांश हिस्सा शिकागो समूह के नाम मात्र के साझेदारों के साथ साझा किया जाना था। ऐसे में बेहतर व्यक्तिगत संबंधों वाले लीबलर परिवार को बहुमत क्यों न दिया जाए? आपकी मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद। आपका शेफ बहुत अच्छा है, खासकर वो फर्डिनेंड चिकन मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन जोश, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके यहां अभी भी ऐसे लोगों की कमी है जो आत्मनिर्भर हो सके। जॉन ने रात के खाने के बाद विदा होते हुए ये बात कही। जोश ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जॉन ने जो कहा था वो वास्तव में एक समस्या थी। भले ही जोश अब अमीर है, लेकिन उसके अधीन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में अपना दबदबा बनाए रख सकते हैं। इनमें सबसे असाधारण व्यक्ति वास्तव में लिंडन नाम का एक बूढ़ा आदमी है। शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका में कारोबार निश्चित रूप से उनकी पहुंच में था, लेकिन यूरोपीय कारोबार के विस्तार के साथ लिंडन के यूरोप जाने के बाद स्थिति बदल गई। ब्लैकवाटर गैंग की बात करें तो डिक्स लड़ाई और हत्या करने में माहिर है, और वो जानकारी इकट्ठा करने में भी अच्छा है, लेकिन व्यापारिक मामले वास्तव में उसके लिए थोड़े मुश्किल है। जब जोश ने लिंडन को यूरोप जाने के लिए कहा तो लिंडन ने जोश से एक से अधिक बार शिकायत की कि अब उसके पास कोई भरोसेमंद मैनेजर नहीं है। जहां तक जोश के अपने व्यवसाय की बात है, विभिन्न कारखानों के प्रबंधक बुरे तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है। वे बस औसत दर्जे के हैं। बाद में उनके द्वारा अधिग्रहित की गई 2 फिल्म कंपनियों के 2 प्रबंधक अपेक्षाकृत उत्कृष्ट है। यूरोप जाने से पहले जोश ने ब्रैड और पीट को उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने देने की योजना बनाई थी। हालांकि चूंकि पीट उस छोटी सी औरत एंजेला का प्रभारी था, इसलिए वे पहले उसे दान के लिए युद्ध के मोर्चे पर ले गए, और फिर उसका जोसेफ कैनेडी से संबंध बन गया। वैसे जोश को मिली जानकारी के अनुसार
जोसेफ कैनेडी की मृत्यु के बाद उस छोटी सी औरत का उसके भाई से संबंध बन गया जो अंतिम संस्कार में आया था। अच्छा आदमी, इसने साले की भूमिका भी निभाई। इन परिस्थितियों में उसे मशहूर बनाने की योजना स्वाभाविक रूप से विफल हो गई। इसके बजाय ब्रैड के निर्देशन में बनी फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक में सबरीना मुख्य भूमिका में है और इसकी शूटिंग पहले ही हो चुकी है और यह क्रिसमस के मौसम में रिलीज होने के लिए तैयार है। इन परिस्थितियों में वे दोनों अब निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन दोनों का एक साथ ड्रीमवर्क्स चलाना भी कुछ हद तक व्यर्थ था। इसलिए जब यूरोप में यह पहले से ही माना जा रहा था कि एंजेला, वो कमीनी, कभी वापस नहीं आएगी, तो जोश ने मुआवजे के तौर पर पीट को ब्लू नेटवर्क में जाने का विकल्प दिया, जिसे उसने खरीद लिया था, लेकिन जो वास्तव में कभी सफल नहीं हुआ और जिसका नाम बदलकर एबीसी कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जोश ने भविष्य में एक टेलीविजन नेटवर्क शुरू करने की तैयारी में एबीसी को खरीदा था। हालांकि युद्ध जारी रहने के कारण जोश आर्थिक नियंत्रण के तहत टेलीविजन कार्यक्रम बनाने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में असमर्थ था। इसलिए अल्पावधि में एबीसी केवल रेडियो प्रसारण के अपने पुराने व्यवसाय से ही जुड़ा रह सकता है। नतीजतन जोश द्वारा हाल ही में नियुक्त किया गया मैनेजर स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा नहीं था और कंपनी को लगातार घाटा होता रहा और सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हालांकि जोश को एबीसी से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि कंपनी को बहुत अधिक नुकसान हो। जोश के आश्चर्य के लिए पीट ने एबीसी में शामिल होने के तुरंत बाद नेटवर्क को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि ये अभी भी लाभप्रद नहीं है, लेकिन घाटा और कर्ज काफी हद तक कम हो गए हैं और मुनाफा जल्द ही शुरू होने वाला है। हालांकि जोश के अधीन अभी भी पर्याप्त भरोसेमंद लोग नहीं हैं, विशेषकर आगामी कॉन्टिनेंटल बैंक के अधिग्रहण के लिए जोश को निश्चित रूप से किसी विश्वसनीय व्यक्ति को कार्यभार संभालने के लिए भेजना होगा। क्या लिंडन को वापस लाया जाए? उस आदमी ने पहले कभी वित्त का काम नहीं किया है, लेकिन उसके पास अर्थशास्त्र में पीएचडी है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि उसे वापस लाने के बाद यूरोप का क्या होगा? इसे ओफेलिया को सौंप दे। इसमें कोई शक नहीं कि यह भावी मैडम हाइड्रा एक सक्षम ऑलराउंडर है, लेकिन जब व्यापार की बात आती है तो वो लिंडन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। इतना ही नहीं, हाइड्रा यूरोप की इस गड़बड़ी को उसके अलावा कोई और नहीं संभाल सकता। वीटो, इस लड़के को वफादारी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापार के बारे में उसका ज्ञान औसत दर्जे का ही है। वो हर तरह के गंदे काम में माहिर है, लेकिन व्यापार भूल ही जाइए। लेकिन उसी क्षण जोश के मन में एक आकृति उभर आई। हाँ, वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 171 तक, इस अध्याय से 60 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 112, सही व्यक्ति 2। जोश, तुम क्या सोच रहे हो? बेडरूम में जब जोश अभी भी किसी का शिकार करने के बारे में सोच रहा था, मार्गरेट बगल के कमरे में दोनों बच्चों को सुलाने और उन्हें रात की नौकरानी के हवाले करने के बाद कमरे में लौट आई। मैं भविष्य में बैंक चलाने में मदद करने के लिए प्रबंधन पद के लिए किसी को नियुक्त करने के बारे में सोच रहा था। जोश ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अरे तुम किसे अपना शिकार बनाने जा रहे हो? जोश का जवाब सुनकर मार्गरेट थोड़ी हैरान रह गई। कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं, हमारा पुराना पड़ोसी, जोश ने जवाब दिया। आपका मतलब मिस्टर एंजेलो से है? मार्गरेट एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्दी ही संभल गई। जोश ने सिर हिलाया। हाँ, जोश का मतलब टॉमी थॉमस टॉमी एंजेलो से था, जो पुराने घर में पड़ोसी था जब वो और मार्गरेट साथ रहते थे। हालांकि ये थोड़ा अटपटा था, लेकिन जब जोश ने ब्लैकवाटर गैंग की शुरुआत की तो उसने डिक से अपने पड़ोसी की जांच करने को कहा। आखिरकार यही वो व्यक्ति था जिसने उसे सबसे पहले सतर्क किया था कि मार्गरेट का पीछा किया जा रहा है, और दुनिया में यही एकमात्र व्यक्ति था जो संभवतः ये जान सकता था कि पीछा करने वाले जो बारबारों के गायब होने के पीछे उसी का हाथ था। लेकिन सच्चाई जानकर बहुत बड़ा झटका लगा। जोश का ये बूढ़ा पड़ोसी वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि 1930 के दशक की महामंदी के दौरान शिकागो माफिया का एक सरगना है। नोट, माफिया गेम में टॉमी एकमात्र नायक है जो माफिया का एक उच्च पदस्थ सदस्य बन जाता है, जिसके पास अपना क्षेत्र, अधीनस्थ और व्यवसाय होते हैं, जबकि वीटो और सीक्वल के अन्य नायक हमेशा केवल भाड़े के हत्यारे ही थे। हालांकि टॉमी ने बाद में अपने माफिया परिवार के साथ विश्वासघात किया, लेकिन असलियत यह थी कि उसका बॉस सैलियरी बेहद निर्दयी था। पहले उसने टॉमी के सबसे अच्छे दोस्त का इस्तेमाल करने के बाद उसे रास्ते से हटा दिया, और फिर उसने टॉमी को भी खत्म करने की कोशिश की। टॉमी को कुछ साल जेल में बिताने पड़े, और जब वो बाहर आया तो उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। जब जोश की मुलाकात टॉमी से हुई, तब वो शिकागो और इलिनॉइस की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी के उपाध्यक्ष थे, जो 10,000 से अधिक टैक्सियों के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। किसी टैक्सी कंपनी के उपाध्यक्ष होने का बैंकिंग उद्योग से कोई खास संबंध नहीं लगता, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर से पहले के युग में हजारों टैक्सियों वाली टैक्सी कंपनी चलाना बैंक चलाने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 के दशक से पहले बैंकों को राज्य की सीमाओं के पार काम करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उस युग में बैंकिंग बाद के बैंकों की तुलना में कहीं कम विविध और जटिल थी। मूलतः एक बैंक का मुख्य कार्यक्षेत्र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों तक ही सीमित था।
इसी वजह से जॉन लीबलर जोश के पास मौजूद बैंक के शेयरों को इतना महत्व देते थे। घरेलू बैंकों पर लगे प्रतिबंधों से बचने का एक अच्छा तरीका था, और वो था विदेशी बैंक। विदेशी बैंक पहले से ही विभिन्न सीमा पार कारोबारों में लगे हुए थे, इसलिए वे अंतर्राज्यीय बैंकिंग पर घरेलू प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते थे। इसके अलावा जोश को टॉमी से बैंक के प्रबंधन में भाग लेकर ज्यादा कमाई की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बैंक के पास विशिष्ट व्यवसाय के मामले में पर्याप्त वित्तीय प्रतिभा थी। उन्हें बस एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी जो कुर्सी पर बैठकर बैंक में मौजूद लोगों पर नजर रख सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कोई गड़बड़ी न करें। टॉमी अपने सुखी पारिवारिक जीवन और कई बच्चों के साथ स्पष्ट रूप से इस पद के लिए उपयुक्त थे। मिस्टर एंजेलो सचमुच एक अच्छे आदमी है। मार्गरेट व्यापार में उतनी माहिर नहीं थी, लेकिन अपने पूर्व पड़ोसी के मामले में उसकी समझ काफी अच्छी थी। पुराने घर में रहते हुए वो अक्सर टॉमी की पत्नी सारा से मिलती जुलती थी और उनके बीच अच्छे संबंध थे। भले ही वे अब दूसरी जगह चले गए हैं, फिर भी उसे उन दिनों की याद आती है, इसलिए वो जोश के फैसले से सहमत है। लेकिन जैसे जैसे वे दोनों बात करते हैं, मार्गरेट को महसूस होता है कि जोश की निगाहें थोड़ी अजीब सी लगने लगी है। क्योंकि हवेली में अच्छी तरह से हीटिंग की व्यवस्था है, इसलिए मार्गरेट बाहर न होने पर ज्यादा कपड़े नहीं पहनती है। अब बेडरूम में सफेद रंग की उस विशाल पोशाक की तो बात ही छोड़िए, वो जोश की आंखों को चकाचौंध कर रही है। बिल्कुल नहीं, अभी तो सिर्फ एक महीना ही हुआ है। मार्गरेट ने जोश पर तौलियों का एक और जोड़ा फेंक दिया। बच्चे के जन्म के 42 दिनों के भीतर यौन संबंध बनाना उचित नहीं है, और अभी तो सिर्फ एक महीने से थोड़ा ही अधिक समय बीता है। अरे, मैं तो बस अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता हूं और इसे आजमाना चाहता हूं, जोश ने बेशर्मी से मार्गरेट से कहा। मार्गरेट बेबस थी। जब उसकी मुलाकात ऐसे आदमी से हुई जो खाने के लिए उससे झगड़ा करने को तैयार था, तो वो क्या कह सकती थी। अगले दिन जोश, जिसने पहले ही अपना मन बना लिया था, अच्छी शराब की 2 बोतलें लेकर टॉमी से मिलने गया। काफी सोच विचार के बाद टॉमी ने जोश का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हालांकि अब वो शिकागो टैक्सी कंपनी के उपाध्यक्ष थे, लेकिन वास्तविकता में कंपनी के भीतर उनके अत्यधिक अधिकार ने निदेशक मंडल के मन में संदेह पैदा कर दिया था, इसलिए वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे। अब जब जोश ने उसे आमंत्रित किया था, तो वो अपने कार्य वातावरण में बदलाव करने से भी खुश था। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 175 तक, इस अध्याय से 63 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 113, हाइड्रा ने सही चाल चली। शिकागो स्थित होली नेम कैथेड्रल को बिशप के होली नेम कैथेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक गिरजाघर है जिसकी देखरेख एक बिशप करता है, और वो कोई साधारण बिशप नहीं, बल्कि एक कार्डिनल होता है, जिसे अक्सर रेड कार्डिनल कहा जाता है। शिकागो के अभिजात वर्ग की निगरानी में कार्डिनल ने माइक और कैरोल नामक 2 बच्चों के बपतिस्मा समारोह का संचालन किया। पिता होने के नाते जोश ने बाहरी तौर पर गंभीर भाव बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो संदेह से भरा हुआ था। हालांकि बाहरी तौर पर वो खुद को एक आस्तिक के रूप में प्रस्तुत करता था, लेकिन जोश को कैथोलिक धर्म के प्रति बहुत कम लगाव था, जिसका मुख्य कारण हाल के वर्षों में चर्च से जुड़े लगातार घोटाले थे। अगर पश्चिम में चर्च का इतना अधिक प्रभाव न होता, तो जोश कभी भी इस तरह की सतही औपचारिकताओं में शामिल नहीं होता। संपूर्ण बपतिस्मा समारोह थोड़ा लंबा था, लेकिन बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ। यहां तक कि कार्डिनल ने भी शिकागो के लगभग सभी अभिजात वर्ग की सभा को देखते हुए दोनों बच्चों के बपतिस्मा को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। बपतिस्मा समारोह समाप्त होने के बाद सभी लोग जोश की संपत्ति पर चले गए। महिलाएं आंगन में बच्चों के आसपास इकट्ठा होकर बातें कर रही थी, जबकि पुरुष ड्राइंग रूम में एकत्रित थे। यह सभा अपेक्षाकृत छोटी थी, जिसमें केवल लगभग 20 लोग ही शामिल थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक शिकागो के कॉर्पोरेट जगत के अभिजात वर्ग की एक प्रमुख हस्ती थी। जोश उनमें से अधिकांश से पहले भी मिल चुका था, क्योंकि वो लीबलर परिवार द्वारा आयोजित कई भोजों और विभिन्न चैरिटी समारोह में भाग ले चुका था। इन कॉर्पोरेट सदस्यों को जोश के बारे में अच्छी तरह से पता था, जो पिछले 2 वर्षों में काफी प्रसिद्धि हासिल कर चुका था। इसके अलावा जॉन ने निमंत्रण प्रक्रिया के दौरान इन व्यक्तियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी के भी दिखावा करने और शर्मिंदा होने की कोई संभावना नहीं थी। इस स्तर पर कोई इतना भोला नहीं होता। देवियों और सज्जनों, मेरे बगल में खड़े इस विशिष्ट सज्जन को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आइए जोश का हार्दिक स्वागत करें, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जॉन ने जोश के बगल में खड़े होकर भीड़ से जोर से घोषणा की। सभी लोग सम्मानपूर्वक खड़े हो गए और जोश का संघ में स्वागत करने के लिए उत्साहपूर्वक तालियां बजाई। आप सबके साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं औपचारिकताएं छोड़कर सीधे मुद्दे पर आता हूं। जोश ने तालियों को रोकते हुए अपने हाथ उठाए और बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि श्री लीबलर ने कॉन्टिनेंटल बैंक में निवेश करने की मेरी इच्छा के कारणों को पहले ही समझ लिया है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यूरोप की स्थिति है। आज की बैठक से पहले ही कॉन्टिनेंटल बैंक का मामला सुलझ चुका था। अब जोश यूरोप में अवसरों का लाभ उठाने और सभी के बीच सहयोग की योजना पर चर्चा करने वाले थे। निस्संदेह यूरोप में युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। हमारी शक्तिशाली सेनाएं अब यूरोप के अधिकांश मामलों को नियंत्रित करती हैं। युद्ध की तबाही के बाद
यूरोप को पुनर्निर्माण की सख्त जरूरत है और उद्योग हमारी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप में से कोई भी हमारे यूरोपीय सहयोगियों की सहायता करने से इनकार नहीं करेगा, है ना? जोश ने एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ अपनी बात समाप्त की। वहां मौजूद सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे निश्चित रूप से यूरोप में मदद करने जा रहे थे। इसे आक्रमण के रूप में तो नहीं देखा जा सकता था। स्वाभाविक रूप से सहायता प्रदान करने के बाद मामूली इनाम प्राप्त करना उचित ही है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं भाग्यशाली रहा हूं। यूरोपीय युद्ध के अंतिम चरण में मैं सहयोगी सेनाओं को कुछ मामूली सहायता प्रदान करने में कामयाब रहा और ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और अन्य देशों के नेताओं के साथ मित्रता स्थापित की। हालांकि मेरे व्यक्तिगत संसाधन सीमित हैं और मेरे लिए अकेले अपने यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन करना असंभव है। इसलिए आगे के अभियानों में मुझे आप सभी की मदद की आवश्यकता होगी। जोश ने यूरोप की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और वहां अपने प्रभाव पर जोर दिया। इससे शिकागो कंसोर्टियम का यूरोप के प्रति उत्साह और भी बढ़ गया और जोश के प्रति उनका सम्मान भी मजबूत हुआ। इस प्रकार जोश आधिकारिक तौर पर शिकागो कंसोर्टियम का एक प्रमुख सदस्य बन गया। संक्षेप में, अब से कॉन्ग्लोमरेट के स्थान पर कंसोर्टियम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कंसोर्टियम ने क्रिसमस के बाद जोश के नेतृत्व में यूरोप में वित्तीय अवसरों की खोज के लिए एक टीम भेजने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। अगर उन्होंने यूरोप में अपना विस्तार करने के इस अवसर का लाभ नहीं उठाया होता तो वे खुद को पूंजीवादी कहने की हिम्मत नहीं करते। सभा के बाद काउंसिल ऑफ 9 का प्रतिनिधित्व करते हुए विल्फ्रेड मलिक ने एक और दौरा किया। आपकी कार्यकुशलता वाकई बहुत धीमी है। अगर आप और देर करते तो मैं यूरोप वापस जाने के लिए निकल चुका होता। जोश ने अध्ययन कक्ष में मलिक से कहा, अरे बात बस इतनी सी है कि कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, खासकर केल्विन चैडविक। वो परिषद में आपकी वापसी के घोर विरोधी है। मैलिक ने असहायता का नाटक करते हुए और चतुराई से चैडविक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या सच में? क्या ये विटनी की वजह से है? एक महिला के कारण मुझे दुश्मन समझना। इस आइसोडाइन के सीईओ में तो जरा भी उदारता नहीं दिखती। जोश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वो जानता था कि मैलिक उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भी समझता था कि उसका दावा निराधार नहीं था। कैल्विन चैडविक, हे, मैं इसे याद रखूंगा। बिल्कुल सही। सौभाग्य से आपने शिकागो संघ के एक प्रमुख सदस्य के रूप में अपनी जगह बना ली है और श्मिट की सत्ता हथियाने के बाद वे पुराने लोग अब आपका बहुत सम्मान करते हैं। अन्यथा केवल मेरे कहने पर यह संभव नहीं होता। मलिक ने आह भरते हुए कहा। तो वे मान गए? जोश ने पूछा। बिल्कुल। उन्होंने न्यूयॉर्क में आपके लिए क्लब की बैठक का औपचारिक आयोजन किया है, लेकिन सावधान रहें, उन्हें शिकागो कंसोर्टियम को यूरोप ले जाकर मुनाफा कमाने की आपकी योजना की जानकारी है और वे भी उसमें हिस्सा चाहते हैं। मलिक ने चेतावनी दी। वे पुराने लोग साजिश रच रहे हैं, इसलिए सतर्क रहें। क्या तुम्हें लगता है कि वे मुझे हरा सकते हैं, या तुम्हारा मतलब यह है कि मुझे डरना चाहिए? जोश ने इस टिप्पणी पर उपहास किया। बेशक, मुझे पता है कि तुम डरे हुए नहीं हो। वैसे भी एक बार जब तुम अपनी सीट वापस पालोगे तो वे पुराने लोग खुलेआम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह परिषद के नियमों का उल्लंघन होगा, लेकिन वे चालाकी भरी चालों में माहिर हैं। वैध व्यापारिक तरीकों का इस्तेमाल करके तुम्हारा मुनाफा हड़प लेते हैं। मलिक ने समझदारी से कहा। संक्षेप में, पता नहीं वो वापस पाना क्यों कह रहा है। जब हाइड्रा की स्थापना हुई थी तब उसने परिषद के सदस्यों के बीच आंतरिक संघर्ष को प्रतिबंधित करने की प्रतिज्ञा ली थी। आंतरिक संघर्ष पर यह प्रतिबंध केवल बल प्रयोग तक ही सीमित है। इसमें हत्या जैसे कृत्य शामिल है। बाहरी विवादों को आप अपनी इच्छानुसार सुलझा सकते हैं, लेकिन परिषद के भीतर इस तरह की कार्रवाई सख्त वर्जित है। अन्यथा आपको सामूहिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। यह नियम न केवल संगठन के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, बल्कि परिषद के सदस्यों की सुरक्षा भी करता है। आंतरिक कलह से ग्रस्त संगठन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। बेशक यह पूरी तरह से निषिद्ध नहीं है। जैसा कि कहावत है, जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक आप दोषी नहीं हैं। हालांकि अगर आपका भेद खुल जाता है तो पूरी मेज उलट जाने के लिए तैयार रहें। उस समय इस नियम को तोड़ने के लिए श्मिट को परिषद द्वारा पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया था। हालांकि आंतरिक संघर्ष के खिलाफ यह प्रतिबंध स्पष्ट रूप से सामान्य व्यावसायिक कार्यों पर लागू नहीं होता है। उस समय मलिक परिवार को अन्य परिवारों ने व्यापारिक रणनीति का उपयोग करके ध्वस्त कर दिया था। लेकिन क्या विशेष क्षमताओं से लैस जोश व्यापारिक दांवपेच से डरेगा? अगर तुमने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपनी तकनीकी श्रेष्ठता से कुचल दूंगा। कुछ दिनों बाद जोश मलिक के साथ न्यूयॉर्क चला गया। ठीक वैसे ही जैसे शिकागो कंसोर्टियम में शामिल होने के समय एक संक्षिप्त बैठक के बाद जोश ने प्रतिष्ठित हाइड्रा प्रतीक चिन्ह धारण किया और आधिकारिक तौर पर हाइड्रा संगठन का सदस्य बन गया। इस भ्रम में न पड़े कि हाइड्रा एक अत्यंत रहस्यमय और उच्च स्तरीय संगठन है। वास्तविक बातचीत के बाद ही आपको एहसास होगा कि सामान्य परिस्थितियों में ये एक साधारण बिजनेस क्लब से बहुत अलग नहीं है। संयुक्त परियोजनाओं के लिए वार्षिक रूप से धनराशि का योगदान करने और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी और राजनीतिक संसाधनों को साझा करने के अलावा परिषद के सदस्य काफी हद तक स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जिससे उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त होती है। कुछ परिषद सदस्यों को छोड़कर उनके संबंधित
गुट स्पष्ट आदेशों के बिना शायद ही कभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह ढीली संरचना ही इस संगठन को तोड़ना और भी मुश्किल बना देती है। और यह खबर जोश के लिए अच्छी नहीं है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण जोश के औद्योगिक विकास को तेजी से गति देने में सक्षम है। इससे उसके लिए पूरे हाइड्रा संगठन पर पूर्ण नियंत्रण रखना भी कठिन हो गया। सौभाग्य से जोश युवा है और इंतजार कर सकता है, जैसा कि मलिक ने पहले ही उन्हें याद दिलाया था। यूरोपीय अभियान के दौरान परिषद भी हिस्सेदारी का दावा करने के लिए तैयार है। स्पष्ट रूप से कहें तो परिषद ने शुरू में युद्ध के बाद यूरोप को आपस में बांटने की योजना बनाई थी। जोश के उदय और संगठन में हाइड्रा की यूरोपीय शाखा की वापसी ने उनके अभियानों को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। इन नियमित कार्यों के अलावा जोश ने परिषद में अपनी सीट सुरक्षित करने के बाद हाइड्रा का एक और पहलू भी देखा और एक महत्वपूर्ण घटना में शामिल हो गया। चूंकि युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए लिटिल रूजवेल्ट अब उस पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। अन्यथा उनके स्वभाव को देखते हुए जल्द ही वे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। क्लब की बैठक के दौरान जोश और यूरोप से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के बाद कार्यवाहक परिषद नेता थॉमस ग्लॉस्टर ने एक नया विषय उठाया, जिससे जोश चौंक गया। खैर, हाइड्रा वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जैसा कि उम्मीद थी, उनके कृत्य वाकई बेहद साहसिक है। लिटिल रूजवेल्ट कौन है? जाहिर है वही तो व्हाइट हाउस में रहता है। इससे पहले राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट थे, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है। थियोडोर रूजवेल्ट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दूर के चचेरे भाई है। उनके इसी रिश्ते के कारण पहले वाले को ओल्ड रूजवेल्ट और दूसरे वाले को लिटिल रूजवेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष चुनावी वर्ष है और यह चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। परिषद स्पष्ट रूप से रूजवेल्ट को राष्ट्रपति पद पर बने रहने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की योजना बना रही है। यह आसान नहीं होगा, है ना? वो इस समय अपने प्रभाव के चरम पर है। जोश ने सावधानी पूर्वक टिप्पणी की कि एक प्रमुख पूंजीपति होने के नाते वो भी रूजवेल्ट को राष्ट्रपति बने रहने देना नहीं चाहते थे। अत्यधिक लंबे कार्यकाल और अत्यधिक शक्ति वाला राष्ट्रपति किसी भी प्रमुख पूंजीपति या वित्तीय समूह के लिए अनुकूल नहीं होता, और संयोगवश रूजवेल्ट में ये सभी गुण मौजूद है। मूल घटनाक्रम में रूजवेल्ट ने यह चुनाव भी जीता था और ये एक निर्णायक जीत थी। हालांकि अपनी जीत के कुछ ही महीनों बाद युद्ध पूरी तरह समाप्त होने से ठीक पहले उनका आकस्मिक निधन हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं, इस बारे में जोश निश्चित नहीं था। हालांकि जोश को अब इस बात का पूरा यकीन है कि अगर रूजवेल्ट इस दुनिया में दोबारा चुने जाते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि इसका संबंध उनसे भी हो। इसके बारे में सोचना ही काफी रोमांचक है। हाइड्रा ने निश्चित रूप से सही चुनाव किया है। हे जोश खान, चूंकि तुम परिषद में शामिल हो गए हो, तुम्हें इसके तौर तरीकों की आदत डालनी होगी। अगर वो निर्वाचित हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे निर्वाचित अध्यक्ष हैं और उनमें से कई के साथ दुर्घटनाएं भी हुई है। एक और के होने से क्या फर्क पड़ता है? जोश के सामने बैठे केल्विन ने चुनौती भरी नजर से देखते हुए शांत स्वर में कहा। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 175 तक इस अध्याय से 62 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 114 परमाणु हथियारों पर शोध डेटा मेरे पास है, बस करो कैल्विन। आगे की सीट पर बैठे थॉमस ग्लॉस्टर ने कैल्विन को डांटा। फिर जोश की ओर मुड़कर कहा, हमारे कार्य उतने कठोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। अधिकतर मामलों में ये कार्य आवश्यकतावश किए जाते हैं। तुम एक व्यवसायी हो, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि रूजवेल्ट की कई नीतियां युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह समझता हूं। जोश ने ईमानदारी का दिखावा करते हुए सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि आप समझते हैं, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आप अभी अभी संगठन में लौटे हैं। हालांकि आप शिकागो कंसोर्टियम में शामिल हुए हैं, लेकिन अमेरिका में आपका प्रभाव इतना गहरा नहीं है, इसलिए आपके लिए अमेरिकी राजनीति में ज्यादा शामिल होना उचित नहीं है। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम यूरोप में हमारी स्थिति को फिर से मजबूत करने में हमारी मदद करना है। थॉमस ग्लॉसेस्टर ने जोश की ओर संतुष्टि भरी नजरों से देखते हुए ईमानदारी से कहा। उन्होंने पहले सोचा था कि यह होनहार युवक श्मिट की तरह ही घमंडी होगा। उन्होंने उसे संगठन में वापस आने की अनुमति केवल इसलिए दी क्योंकि युवक ने गलती से यूरोपीय शाखा पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। एक समय तो उन्हें यह भी लगा कि युवक यूरोपीय शाखा का सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन थोड़े समय की बातचीत से ही उन्हें एहसास हो गया कि युवक वास्तव में बहुत शांत और बुद्धिमान है। तुलना में थॉमस ने कैल्विन की ओर देखा और मन ही मन अपना सिर हिलाया। मूल रूप से महामंदी के दौरान इसोडाइन एनर्जी ने खूब धन कमाया और आज इसे सिटी ग्रुप या रॉक्सन जैसी विशाल कंपनी होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश श्री चैडविक का एक महत्वपूर्ण समय पर निधन हो गया, जिससे कैल्विन, एक मूर्ख व्यक्ति, को कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बेशक मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थॉमस की बात सुनकर जोश भी हैरान रह गया। उसने पहले सोचा था कि दूसरा पक्ष चुनाव में दखलंदाजी करने और रूजवेल्ट पर हमला करने जैसे बड़े मुद्दे उठा रहा है ताकि उसके लिए मुश्किलें खड़ी की जा सके और उसके खिलाफ कोई बहाना ढूंढा जा सके, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हाइड्रा आंतरिक रूप से अभी भी काफी उदार है। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचें तो ये सही है। संगठन के भविष्य को प्रभावित करने वाले कार्य जोश जैसे किसी नवनियुक्त व्यक्ति को नहीं सौंपे जाने चाहिए।
ये अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। भले ही जोश परिषद सदस्य के रूप में शामिल हो, तब भी ये उचित नहीं होगा। इसलिए परिषद के अन्य सदस्यों ने थॉमस के शब्दों और जोश के प्रदर्शन से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। इस बारे में बात करते हुए एक और मामला है। व्हिटनी की मृत्यु के बाद परमाणु हथियारों के अनुसंधान की प्रगति में बहुत देरी हुई है। मुझे लगता है कि परिषद को एक आकस्मिक योजना बनानी चाहिए। आखिरकार अगर हम परमाणु हथियार जल्दी विकसित नहीं कर पाते और उन्हें दुनिया को नहीं दिखा पाते, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विश्व नेतृत्व हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। यह देखकर कि जोश को अन्य परिषद सदस्यों की स्वीकृति मिल गई है, कैल्विन चैडविक ने सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। वैसे क्या व्हिटनी की मौत का तुमसे कोई संबंध नहीं है, जोश? यह सुनकर परिषद के अन्य सदस्यों ने भी जोश की ओर देखा। परिषद के इन अनुभवी सदस्यों की तुलना में केल्विन तो बस एक मूर्ख है। हालांकि इस युग के अधिकांश आम लोगों के लिए केल्विन, जिसने बचपन से ही एक सख्त अभिजात्य शिक्षा प्राप्त की है, निश्चित रूप से मूर्ख नहीं माना जा सकता है। हालांकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, फिर भी इसका निर्माण और संचालन यहाँ के परिषद सदस्यों के पीछे मौजूद हित समूहों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। एक तरह से ये हाइड्रा का अपना प्रोजेक्ट भी है। जैसा कि पहले बताया गया है, व्हिटनी ऊपरी तौर पर महज एक महिला स्टार लगती थी, लेकिन गुप्त रूप से वो हाइड्रा की प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक थी जो इस परियोजना में शामिल थी। हालांकि महिला होने के कारण वो कभी भी इस परियोजना में सीधे तौर पर भाग नहीं ले सकी। कैल्विन ने इस मुद्दे का इस्तेमाल जोश पर दबाव डालने के लिए चतुराई से किया। हाँ, मैंने ही किया। इस महिला द्वारा मिडनाइट ऑयल की चोरी की वजह से लगभग मेरा भी कोर्ट मार्शल हो गया था। अगर मेरी रिसर्च टीम ने ब्राइट लाइट सीरम विकसित न किया होता तो पता नहीं मैं आज यहां बैठा होता या नहीं। क्या अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप उसे क्रिसमस मनाने देते? पिछली बार जब मलिक ने अस्पष्ट शब्दों से उसकी परीक्षा ली थी, उसके विपरीत इस बार जोश ने इसे सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब हालात अलग थे। परिषद में शामिल होने से पहले वे एक ही पक्ष में नहीं थे। जोश ने यह बात स्वीकार की, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष इसका इस्तेमाल उससे बदला लेने के लिए कर सकता है। लेकिन अब जबकि जोश हाइड्रा में परिषद के सबसे उच्च पदस्थ सदस्यों में से एक बन गया था, व्हिटनी के पिछले कार्यों को अवज्ञा माना गया। परिषद के अन्य सदस्य इसका इस्तेमाल उस पर दबाव डालने के लिए कर सकते थे, लेकिन वे जोश के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। यही परिषद सदस्य होने का विशेषाधिकार था। भले ही इस मामले में व्हिटनी गलत थी, जोश, लेकिन तुमने जिस तरह से इसे संभाला वो कुछ ज्यादा ही हिंसक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कैसे दंडित करते हो, लेकिन सीधे उसकी हत्या करना फिर भी अनुचित था। इस मौके पर रॉक्सन ग्रुप के प्रमुख ह्यू जोन्स ने कहा, हालांकि यह मामला अभी भी सुलझने लायक है। उस प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हॉवर्ड स्टार के साथ मेरे अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। शायद हम उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए मना सके। कौशल के मामले में वे व्हिटनी से भी कहीं अधिक कुशल होने चाहिए। ह्यू की बातें सुनकर परिषद के अन्य सदस्यों ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की। हालांकि हॉवर्ड स्टार्क स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में नहीं थे, फिर भी उन्होंने उस महावैज्ञानिक का इस्तेमाल एक अलग मोर्चे पर करने से खुद को नहीं रोका। इससे पहले हॉवर्ड स्टार्क को सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व द्वारा अग्रिम मोर्चे पर भर्ती किया गया था, जो विभिन्न विशेष उपकरणों के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार था। इसलिए परिषद आसानी से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी। हालांकि यूरोपीय युद्ध की समाप्ति के साथ हॉवर्ड स्टार्क जोश की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए थे, जिससे परिषद को एक अवसर मिला। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब ह्यू जोन्स ने हॉवर्ड के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र किया तो जोश ने इस परिषद नेता के सिर के ऊपरी हिस्से की ओर देखा। उसका भाव कुछ अजीब सा था। क्यों? ये सब हॉवर्ड की नैतिक समस्याओं के कारण है। बेशक, निसंदेह स्टार्क पिता और पुत्र दोनों ही प्रतिभाशाली हैं और कई बार वे जिम्मेदार नायक अभी साबित होते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका जैसे अन्य नेक नायकों की तुलना में इस पिता और पुत्र के व्यक्तिगत नैतिक मूल्य उतने उच्च नहीं है। इस बाप बेटे से दोस्ती करने का मतलब है कि आपको सबसे पहले इस बात की चिंता करनी होगी कि कहीं आप उनकी वजह से हरा टोपी न पहन ले। और संयोगवश जोश को पता था कि ह्यू जोन्स नाम का यह व्यक्ति, जिसने हॉवर्ड के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध होने का दावा किया था, पीड़ितों में से एक था। जोश ने एजेंट कार्टर का दूसरा सीजन नहीं देखा था, इसलिए वो व्हिटनी फ्रॉस्ट और कैल्विन चैडविक के बारे में पहले से नहीं जानता था। लेकिन ह्यू जोन्स एक अपवाद थे, क्योंकि उनके नियंत्रण वाली रॉक्सन ग्रुप मार्वल कॉमिक्स, फिल्मों और टीवी शो में अक्सर दिखाई देती थी। इसी वजह से जोश ने विशेष रूप से उन कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा रॉक्सन ग्रुप के बारे में एकत्रित की गई जानकारी का अध्ययन किया था, और उस जानकारी में ह्यू जोन्स और हॉवर्ड स्टार्क के बीच उलझे हुए प्रेम घृणा संबंध का भी उल्लेख था। सीधे शब्दों में कहें तो ह्यू जोन्स हॉवर्ड को भाई की तरह मानते थे, लेकिन हॉवर्ड ने उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाए। उस समय से लेकर टोनी स्टार्क के समय तक रॉक्सन ग्रुप ने लगातार स्टार्क इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के अलावा अगर इसमें व्यक्तिगत द्वेष शामिल न होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि इस मामले का जोश से कोई लेना देना नहीं था और उसका उस व्यक्ति को याद दिलाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब कैल्विन व्हिटनी का इस्तेमाल करके उस पर दबाव बनाता है तो जोश इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा।
ये तो सिर्फ परमाणु हथियारों के अनुसंधान से जुड़े आंकड़े हैं, है ना? उसके पास हर तरह की खूबियां हैं। यूरो के समर्थन से पहली पीढ़ी के परमाणु बम का तो जिक्र भी मत करो। दूसरी पीढ़ी के हाइड्रोजन बम, त्रिचरण बम, तीसरी पीढ़ी के न्यूट्रॉन बम, विद्युत चुंबकीय पल्स बम, क्या चौथी पीढ़ी के परमाणु निर्देशित ऊर्जा हथियारों को भी समस्या माना जा सकता है? अगर आप सभी परमाणु हथियारों के अनुसंधान की प्रगति धीमी होने को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता न करें। जब परिषद के अन्य सदस्य इस मामले पर गर्मागर्म बहस कर रहे थे, तभी जोश ने अपनी बात रखी। ओ जोश, तुम क्या सोचते हो? कैल्विन ने उत्तेजक लहजे में पूछा। क्या आप सब उस महाहथियार के बारे में भूल गए हैं जिस पर श्मिट अपनी मृत्यु से पहले शोध कर रहा था? जोश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बेशक हम जानते हैं, लेकिन क्या यह अधूरा नहीं था? इसके अलावा हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उस चीज को काम करने के लिए टेसरैक्ट की जरूरत है। जोश की बातें सुनकर थॉमस ने कहा, भले ही ये शेख ही बघारने जैसा लगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे नेतृत्व वाली शोध टीम में भी कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं। श्मिट द्वारा छोड़े गए महाहथियार के डेटा को हासिल करने के बाद वे शोध कर रहे हैं और काफी प्रगति भी कर चुके हैं। हालांकि औद्योगिक सीमाओं के कारण वे इसे भौतिक उत्पाद में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। जोश ने शरारती मुस्कान के साथ परमाणु तकनीक की इस विफलता का दोष रेड स्कल पर मढ़ दिया। वे इस पर विश्वास करें या न करें, इससे जोश को कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार उसके पास परमाणु हथियारों से संबंधित जो शोध डेटा है वो वास्तविक है, और भले ही रेड स्कल या जोला इसे नकार दे, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 178 तक इस अध्याय से 64 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 115 यूरोप लौटना 1। ये अध्याय गलत क्रम में पोस्ट किया गया था, इसे ठीक कर दिया गया है। जब जोश ने अप्रत्याशित रूप से परमाणु हथियारों की पूरी तकनीक हासिल कर ली, तो काउंसिल ऑफ 9 इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कैल्विन, जिसने शुरू में इस घटना का इस्तेमाल जोश को नीचा दिखाने के लिए किया था, अब गुस्से से लाल हो गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया को रोकने के लिए एक घातक महाहथियार था, बल्कि यह हाइड्रा के आंतरिक संसाधनों में एक बदलाव का भी प्रतिनिधित्व करता था, जिससे परिषद के सदस्यों के पीछे की ताकतों को फायदा हुआ, जिसमें आइसोडाइन एनर्जी भी शामिल थी। इससे पहले मैनहट्टन परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण आइसोडाइन एनर्जी को संगठन के भीतर काफी आंतरिक समर्थन प्राप्त हुआ था। लेकिन अब चैडविक के उकसावे पर जोश ने सीधे तकनीकी दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत कर दी। हालांकि इससे संगठन अपने पूर्व निवेश को वापस नहीं लेगा, लेकिन भविष्य में संसाधनों का कोई भी आवंटन निश्चित रूप से असंभव हो गया। कैल्विन के लिए यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का एक स्पष्ट उदाहरण था। उसे बस इस धुंधली सी उम्मीद से थोड़ी तसल्ली मिली कि शायद जोश सिर्फ झांसा दे रहा हो। अगले ही दिन आशा की वो किरण पूरी तरह से बुझ गई जब न्यूयॉर्क में परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक अनुसंधान संस्थान में दस्तावेजों से भरा एक ट्रक पहुंचा। इन सामग्रियों को परिषद के वैज्ञानिकों को समीक्षा के लिए सौंप दिया गया और कैल्विन की आशा की आखिरी किरण भी चकनाचूर हो गई। जी हाँ, बहुत कुछ। हालांकि आने वाली पीढ़ियों में परमाणु बमों के सिद्धांत को हाई स्कूल स्तर की भौतिकी माना जाएगा, लेकिन सिद्धांत तो केवल सिद्धांत ही होता है। ऐसे हथियार बनाने की व्यावहारिक और विस्तृत प्रक्रिया आज भी एक बेहद जटिल कार्य है। दस्तावेजों के अंबार होने के बावजूद यूरी ने जानबूझकर जानकारी को संक्षिप्त कर दिया था। अगर यूरी ने पहले से ही एक प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर का निर्माण न किया होता और अपने दिमाग में प्रतीत होने वाले अनंत ज्ञान को संग्रहित करना शुरू न किया होता, तो एक ही दिन में इतने व्यापक डेटा सेट को तैयार करना असंभव होता। हालांकि एक बार जब दस्तावेज परिषद को सौंप दिए गए, तो जोश को इस बात की चिंता नहीं रही कि उन्हें सेना तक कैसे पहुंचाया जाएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या अमेरिका को समय से पहले परमाणु बम विकसित करने में मदद करने से दुनिया में और अधिक अराजकता पैदा होगी, जोश को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार वो इसकी एक प्रति सोवियत संघ को दे सकता था। जब तक संतुलन बना रहता, बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करना बहुत मुश्किल होता। परमाणु बम के विस्तृत डिजाइन संबंधी दस्तावेजों ने परिषद के भीतर जोश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। थॉमस के नेतृत्व में परिषद के नेतृत्व ने इलिनॉइस और यूरोप में हाइड्रा की विशाल संपत्तियों और संसाधनों को जोश के नियंत्रण में रखने का एक बड़ा निर्णय लिया। खास बात यह है कि इसमें 1 दर्जन से अधिक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान, दर्जनों कारखाने और व्यवसाय और भारी मात्रा में धन और कर्मचारी शामिल थे। हालांकि ये संसाधन जोश को पूर्ण स्वामित्व के बजाय केवल प्रबंधन के लिए सौंपे गए थे, फिर भी वे उनके लिए बहुत लाभदायक साबित हुए। सबसे उल्लेखनीय बात जोश के आगामी यूरोपीय मिशन के लिए आवंटित बजट था। मूल रूप से $500 मिलियन निर्धारित ये बजट अब दोगुना होकर $1 बिलियन हो गया था। ये एक बहुत बड़ी राशि थी, खासकर जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण अमेरिकी लैंड लीज कार्यक्रम ने अपने सहयोगियों को केवल $50 बिलियन प्रदान किए थे, जो प्रति वर्ष औसतन $10 बिलियन से थोड़ा अधिक था। यहां तक कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट की लागत भी $2 अरब से थोड़ी अधिक थी। इसके अलावा जोश को कई शिपिंग कंपनियों, सैकड़ों लिबर्टी जहाजों और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए रसद और आपूर्ति का नियंत्रण दिया गया था। इससे परिषद के पास उपलब्ध संसाधनों की भयावह विशालता का पता चलता है।
सच कहूं तो जोश परिषद की उदारता को देखकर चकित रह गया था, लेकिन वो ये भी समझते थे कि ऐसी उदारता संसाधनों की विशालता के कारण ही संभव थी। जब तक प्रभारी व्यक्ति पूरी तरह से अक्षम न हो, नुकसान न्यूनतम ही होगा। यदि नुकसान भी होता है तो भी उस परिषद के लिए इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जो 4 नहीं बल्कि अब 5 प्रमुख निगमों को नियंत्रित करती है। इस लिहाज से देखा जाए तो परिषद की उदारता भी एक परीक्षा थी। यदि जोश अपने यूरोपीय मिशन के दौरान इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके और परिषद के लिए पर्याप्त लाभ उत्पन्न कर सके तो परिषद के भीतर उसकी स्थिति वास्तव में मजबूत हो जाएगी। अन्यथा वो खुद को कैल्विन की तरह एक नाम मात्र का मुखिया बनकर रह जाने की स्थिति में पा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभावशाली प्रतीत होता था लेकिन वास्तव में काफी हद तक उपेक्षित था। हालांकि इस बार यूरोप जाने वाले परिषद के सदस्यों में जोश अकेला नहीं था। उसके साथ रॉक्सन कॉर्पोरेशन के प्रमुख ह्यू जोन्स भी गए थे। क्रिसमस समाप्त होते ही वे यूरोप के लिए रवाना हो जाएंगे। जोश के अमेरिका लौटने के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि वो फिर से यूरोप के लिए रवाना हो गया। और हालांकि मार्गरेट उसकी जिम्मेदारियों को समझती थी, फिर भी वो थोड़ी असंतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। वो उनके साथ यूरोप जाना चाहती थी, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि यह संभव नहीं था। बच्चे इतनी छोटी उम्र में यात्रा के लिए बहुत छोटे थे, खासकर उस दौर में जब चिकित्सा और स्वच्छता की स्थिति बाद की पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक खराब थी। 1-2 महीने के बच्चे के लिए विदेशी वातावरण में ढलने में थोड़ी सी भी कठिनाई जानलेवा साबित हो सकती थी। अंत में मार्गरेट के पास अपनी निराशा व्यक्त करने का एक और ही रास्ता बचा था। ठीक होने के बाद उसने जोश पर अपनी नाराजगी पूरी तीव्रता से निकाली और उसे बुरी तरह से परेशान किया। हाँ, सिर्फ 2 महीने और लंदन पहले ही बदल गया है। जोश ने बेंटले के आलीशान इंटीरियर से हलचल भरी सड़कों को देखते हुए कहा, पिछली यात्रा की तुलना में शहर वाकई अधिक जीवंत था। जोश के विपरीत जो कार्यकुशलता के लिए ब्रिटेन गया था, हमेशा आराम से यात्रा करने वाले ह्यू जोन्स अभी भी एक ट्रांसअटलांटिक क्रूज जहाज पर सवार थे, जो मालवाहक जहाजों के काफिले के साथ अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहे थे। इस बार जोश ने किसी के साथ विमान साझा नहीं किया था। सुविधा के लिए उसने परिषद के संसाधनों का उपयोग किया और युद्ध विभाग के साथ अपने मजबूत व्यक्तिगत संपर्कों का लाभ उठाते हुए वायुसेना से एक C-69 रणनीतिक परिवहन विमान प्राप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों के दौरान लॉकहीड द्वारा विकसित रणनीतिक परिवहन विमान C-69 की प्रभावशाली रेंज 4000 मील 7400 किलोमीटर से अधिक थी, जो प्रसिद्ध B-29 बमवर्षक से भी अधिक थी, और इसे सेना द्वारा उच्च दर्जा दिया गया था। हालांकि इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 1943 के अंत में भरी थी, लेकिन पहला ऑपरेशनल मॉडल 1944 के मध्य तक डिलीवर नहीं किया गया था। युद्ध के अंत तक सेना के 200 से अधिक ऑर्डरों में से केवल 22 ही पूरे किए गए थे, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा कुछ हद तक गुमनाम ही रही। हालांकि 1950 के दशक में और वियतनाम युद्ध के दौरान C-69 के उत्तराधिकारी मॉडलों की व्यापक रूप से खरीद की गई और हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्लेटफार्मों, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया विमानों, रेडियो रिले विमानों, मौसम संबंधी जानकारी जुटाने वाले विमानों और पारंपरिक सैन्य परिवहन के रूप में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। कुछ मॉडल 1980 के दशक तक सेवा में बने रहे, जो उनकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। वैसे मूल समय रेखा में इस विमान का विकास TWA के बहुसंख्यक शेयरधारक हॉवर्ड ह्यूजेस के कहने पर किया गया था। हालांकि इस दुनिया में हॉवर्ड स्टार्क इसके विकास में शामिल थे। जहां तक जोश की भविष्य में एरोस्पेस व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना का सवाल है, तो अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। परिषद द्वारा नियंत्रित 5 कंपनियों में से 2 लॉकहीड में प्रमुख शेयरधारक थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। अधिकांश सैनिक घर लौट चुके हैं, सिवाय कुछ कब्जा करने वाली सेनाओं के। विदेशी व्यापार मार्गों की पूर्ण बहाली के साथ समृद्धि अपरिहार्य है, हालांकि पारिवारिक रिश्तों पर इसका असर पड़ा है। जोश के बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपार्टमेंट भवन के बाहर बहस कर रहे एक जोड़े पर नजर डालते हुए व्यंग्य भरे लहजे में कहा, पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 178 तक इस अध्याय से 63 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 116 यूरोप लौटना 2। जॉन हैबरमैन नाम का वो व्यक्ति देखने में ब्रिटिश नागरिक प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वो बवेरियाई मूल का था। वो एक समय में हाइड्रा और थर्ड रीच के लिए ब्रिटेन में तैनात एक डबल एजेंट था और एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन था। हालांकि रह के पतन और बवेरिया के ऑस्ट्रिया में विलय के साथ उन्होंने अपना मूल मिशन खो दिया। हैबरमैन ने मूल रूप से युद्ध समाप्त होने पर अपना सामान पैक करके भाग जाने की योजना बनाई थी, लेकिन ओफेलिया ने उसे ढूंढ निकाला और हाइड्रा की कई अन्य यूरोपीय शाखाओं की तरह वो जोश के दल में शामिल हो गया। ब्रिटेन में अपनी स्थापित सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए हैबरमैन अब ब्रिटेन में हाइड्रा के शीर्ष कार्यकारी के रूप में कार्यरत थे और ब्रिटेन में जोश के समूह संचालन के प्रमुख के रूप में लिंडन को रिपोर्ट करते थे। चाहे जर्मनी के संबंध में हो, हाइड्रा के संबंध में हो या अब गठित ऑस्ट्रिया के संबंध में हो, ब्रिटेन हमेशा से एक प्रतिद्वंदी रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने पहले ईगल्स नेस्ट और बवेरियन ऑस्ट्रियन तख्ता पलट जैसे अभियानों का समर्थन किया था, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश युद्ध को समाप्त करने के लिए बेताब थे। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था
और मित्र देशों की बैठकों में बार बार ये दावा करता रहा कि बवेरिया और ऑस्ट्रिया ने गंभीर युद्ध अपराध किए हैं और उन्हें इसके परिणाम भुगतने चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन ने बवेरिया और ऑस्ट्रिया के एकीकरण का विरोध किया और ऑस्ट्रिया को विजयी शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के प्रयासों में बाधा डाली। फ्रांस ने ब्रिटेन के रुख का अनुकरण किया। जोश की अनुपस्थिति के अंतिम 2 महीनों के दौरान एक नई फ्रांसीसी संविधान सभा का चुनाव हुआ था। हालांकि डी गॉल अंतरिम सरकार के नेता बने रहे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया। जर्मनी में फ्रांसीसी कब्जा करने वाली सेनाओं की देखरेख करने के अलावा फ्रांस के अंतिम महान व्यक्ति ने घरेलू राजनीति पर अपना नियंत्रण प्रभावी रूप से खो दिया था। संक्षेप में, डी गॉल को अक्सर फ्रांस का अंतिम महान व्यक्ति कहा जाता है। फ्रांसीसी राजनेता अब अंग्रेजों के साथ जुड़ गए थे, जो गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया को निशाना बना रहे थे। सौभाग्यवश संयुक्त राज्य अमेरिका, एकीकृत पश्चिमी यूरोप, विशेषकर एकीकृत ब्रिटेन और फ्रांस को न देखते हुए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कठोर उपायों और बवेरिया एवं ऑस्ट्रिया के विभाजन का विरोध किया। इसके अलावा सोवियत संघ के बढ़ते खतरे ने भी उनके रुख को नरम कर दिया। यद्यपि अमेरिका ने ऑस्ट्रिया को विजयी दर्जा देने का समर्थन नहीं किया, फिर भी उसने प्रतिबंधों के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इस नाजुक गतिशीलता ने मित्र देशों की सेनाओं के भीतर एक कमजोर संतुलन पैदा कर दिया। इस स्थिति में जॉन हैबरमैन के लिए, जो युद्ध की शुरुआत से ही अंग्रेजों के साथ भूमिगत संघर्षों में शामिल रहे थे, अंग्रेजों के प्रति अनुकूल रवैया रखना अजीब होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे विजयी शक्तियां हैं? उनका वतन तो अभी भी खंडहर में तब्दील है। हाल के महीनों में ब्रिटेन भर के नगर पालिका भवन तलाक के लिए कतार में खड़े लौटे सैनिकों से भरे हुए हैं। हर रोज सड़कों पर जोड़ों को लड़ते हुए देखा जाता है। ये अपरिहार्य था। कई ब्रिटिश महिलाओं के अमेरिकी सैनिकों के साथ संबंध थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई गर्भधारण हुए। जब उनके पति मोर्चे पर लड़ रहे थे, तब उनकी पत्नियां गर्भवती थी, और थोड़ी सी भी समझदारी रखने वाला कोई भी ब्रिटिश सैनिक आस पड़ोस में कुछ पूछताछ करने के बाद स्थिति का पता लगा लेता। मजबूत आपसी संबंधों वाले कुछ सैनिक शायद इस विश्वासघात को सहन कर ले, लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस इंतजार करो, ये तो बस शुरुआत है। जल्द ही अंग्रेजों को इससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जोश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जोश को उस देश से भी कोई लगाव नहीं था जिसने मानव इतिहास में इतनी अराजकता फैलाई थी। जाहिर है, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रिया के प्रति भी कोई खास वफादारी महसूस नहीं होती थी। हालांकि हाइड्रा के प्रमुखों में से एक और अमेरिकी समूह के सदस्य के रूप में इन 2 लंबे समय से चली आ रही शक्तियों के लिए परेशानी खड़ी करना स्वाभाविक ही था। यूरोप लौटने के उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक ये भी था। इन देशों के लिए मुसीबत खड़ी करने के तरीके के बारे में वो स्वाभाविक रूप से जर्मन दीवार के दूसरी ओर मौजूद प्यारे भालू पर भरोसा करेगा। जर्मन दीवार क्या है? ये मित्र देशों और सोवियत संघ के कब्जे वाले क्षेत्रों के बीच की सीमा है। मूल समय रेखा में बर्लिन की दीवार मौजूद थी, लेकिन इस दुनिया में अब वो मौजूद नहीं है। याल्टा सम्मेलन के बिना यूरोपीय युद्ध का अंत अलग तरह से होता, और सोवियत संघ ने बर्लिन पर कब्जा करने के बाद मित्र देशों के साथ शहर साझा करने से इनकार कर दिया। तो इस दुनिया में केवल जर्मन दीवार ही है जो जर्मनी को एक सैन्य सीमा के साथ 2 भागों में विभाजित करती है, और बवेरिया पर भी ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया। जर्मनी में मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्र मूल समय रेखा की तुलना में काफी छोटे हैं, खासकर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को दिए गए हिस्सों की तुलना में, जो बवेरिया से भी छोटे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दोनों देश ऑस्ट्रिया से घृणा करते हैं। ऐसा लगता है कि नेता का हस्तक्षेप काफी खास होगा। जॉन हैबरमैन ने एक सामयिक प्रशंसा करते हुए कहा। जोश ने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी। आगे वाली उस कार को रोको, जोश ने आदेश दिया। ड्राइवर ने जरा भी संकोच नहीं किया और धीरे धीरे गाड़ी रोक दी। जोश ने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर सड़क किनारे खड़े व्यक्ति की ओर चलने लगा। उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा और जोश को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखाई दी। मिस कार्टर, बहुत दिनों बाद मिले। जोश ने उनका अभिवादन किया। दरअसल ये पेगी कार्टर ही थी जिनसे वो लंबे समय से नहीं मिले थे। कैप्टन अमेरिका के लापता होने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। काफी दिनों बाद मिले श्रीमान खान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहां मिलेंगे। मैंने सुना था कि आप अमेरिका लौट गए हैं, पेगी कार्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वो भी एक धनी अमेरिकी थी, लेकिन अपनी घनिष्ठ मित्रता के बावजूद जोश के बारे में उसकी राय दिखावटी हॉवर्ड स्टार की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल थी। हाँ, मैं 2 महीने से घर पर था। अपनी मंगेतर और 2 बच्चों के साथ समय बिता रहा था। क्रिसमस मना रहा था। मैं आज ही लंदन पहुंचा हूं, जोश ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि पैगी की आकृति अक्सर जोश के मन में कुछ विचार उत्पन्न करती थी, लेकिन वो जानता था कि उन पर अमल करना उचित नहीं है। इस महिला को संभालना आसान नहीं था, और वो नहीं चाहता था कि वो किसी क्रूर प्राणी में बदल जाए और पैगी के हाथों अपना सिर कटवा ले। इसलिए जोश के पास अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें छिपाने का कोई कारण नहीं था जिनसे अच्छा प्रभाव पड़ सकता था। आखिरकार हाइड्रा के नेता के रूप में SHIELD के साथ उसके भविष्य के व्यवहार में अनिवार्य रूप से पैगी जैसी कोई व्यक्ति शामिल होगी।
जो इसकी संस्थापकों में से एक थी। क्या आपके पहले से ही बच्चे हैं? पेगी ने हैरानी से पूछा। एक सैन्य अधिकारी के रूप में पेगी ने कई तरह की जांच की थी, और हालांकि वो जोश के पारिवारिक जीवन के बारे में विस्तार से नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि वो अभी भी युवा था, एक 17 वर्षीय अरबती जिसके बच्चे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अपनी मंगेतर के साथ अच्छे संबंध हैं। अपनी लापरवाही के लिए जाने जाने वाले हॉवर्ड स्टार की तुलना में पेगी जोश के बारे में अधिक अच्छा सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? जोश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं अभी अभी अपने भाई के घर से निकली थी और घर जा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी टैक्सी मिलना इतना आसान नहीं है। पैगी ने कंधे उचकाते हुए सड़क की ओर देखा। अच्छा, अगर आपके पास कोई और योजना नहीं है तो क्यों ना हम साथ में कुछ खाने चले? मुझे गलत मत समझना, असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। स्टीव के बारे में, जोश ने लापरवाही से कहा। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 181 तक, इस अध्याय से 65 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 117 कुंजी। कुछ मिनट बाद रिज लंदन रेस्तरां के अंदर जोश और पेगी कार्टर एक दूसरे के सामने बैठे थे। 1904 में स्थापित रिज होटल अपने समय में लंदन के सबसे आलीशान होटलों में से एक था। पेरिस में भी इसका एक सिस्टर होटल था जिसका नाम भी रिज था। हालांकि अब दोनों होटल जोश के स्वामित्व में थे। इन दो संपत्तियों के अलावा जोश ने एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखला बनाने के इरादे से यूरोप और अमेरिका के प्रमुख शहरों में भी लग्जरी होटल हासिल किए थे। यह न केवल एक लाभदायक व्यावसायिक उद्यम के रूप में काम करेगा, बल्कि ये दुनिया भर में खुफिया केंद्रों के नेटवर्क के रूप में भी काम कर सकता है। बेशक ये बात जोश ने अपने तक ही सीमित रखी। कार्टर के सामने इसके बारे में शेखी बघारने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे बकी की मदद करने के लिए मैंने आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दिया, पैगी ने खाना ऑर्डर करने के बाद कहा। बकी निस्संदेह वो व्यक्ति था जिसकी स्टीव को इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह थी। बकी के उस ट्रेन से गिरने का ख्याल उसे हमेशा सताता रहता था। दुख की बात है कि स्टीव उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। जोश ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। स्टीव न केवल मेरा दोस्त था, बल्कि बकी एक हीरो है। एक अमेरिकी होने के नाते मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था। यह सच है, आखिरकार आप सभी एक ही देश के नागरिक हैं। कार्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह महसूस करते हुए कि जोश, स्टीव और बकी सभी अमेरिकी थे, जबकि वो ब्रिटिश होने के नाते तकनीकी रूप से विदेशी थी। इसके अलावा जोश ने एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर हम उन लोगों की बात करें जिनकी स्टीव को इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह थी, तो बकी शायद पहले नंबर पर था। लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई और भी है। पैगी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जोश की बात को अच्छी तरह समझ गई थी। लेकिन अब ऐसी भावनाओं का क्या मतलब था? स्टीव तो जा चुका था। वैसे आपने कहा था कि आप स्टीव के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। क्या बात है? पेगी ने बातचीत का रुख बदलते हुए पूछा। अरे हाँ, मेरी याददाश्त शायद धोखा दे रही है, जोश ने कुछ निकालने के बहाने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। असल में उसने सिस्टम की इन्वेंट्री खोली और एक लिफाफा निकालकर कार्टर को दे दिया। ये क्या है? पैगी ने आश्चर्य से पूछा। जैसे ही उसने लिफाफा लिया और उसे खोला तो उसमें एक चाबी निकली। ये ब्रुकलिन में स्टीव के अपार्टमेंट की चाबी है, जोश ने समझाया। क्या? स्टीव के अपार्टमेंट की चाबी? ये कैसे संभव है? पेगी ने हैरानी से पूछा। यह बहुत आसान है, जोश ने सहजता से जवाब दिया। यह अपार्टमेंट किराए पर था। जब स्टीव सेना में भर्ती हुआ तो उसने पूरा किराया चुका दिया, लेकिन उसकी मृत्यु की खबर अमेरिका पहुंचने के बाद मकान मालिक ने उसके नाम पर अपार्टमेंट को ऊंची कीमत पर नीलाम करने की योजना बनाई। मुझे संयोग से इसके बारे में पता चला और मैंने पूरी इमारत खरीदने का फैसला किया। जोश ने आगे कहा, मैं चाबी बकी को देने वाला था, लेकिन चूंकि मैं आज आपसे मिला इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपको देना ज्यादा उचित होगा। उनकी व्याख्या पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं थी। अपने पिछले जीवन में जोश ने स्टीव रोजर्स के बारे में कई फैन फिक्शन और कहानियां पढ़ी थी, जिनमें से कई में उनके जागृत होने के बाद उनके पुराने ब्रुकलिन अपार्टमेंट में लौटने का वर्णन किया गया था। हालांकि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के शुरुआती दृश्यों के आधार पर यह स्पष्ट था कि स्टीव वाशिंगटन डीसी में रह रहा था। शायद वो न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद वहां चला गया था। जिज्ञासावश जोश ने नगर परिषद की बैठक में भाग लेने के दौरान स्टीव के कथित अपार्टमेंट के स्थान के बारे में पूछताछ की थी। वो खुद जाकर उसे देखने भी गया था। उनके जैसे हाइड्रा के एक कार्यकारी अधिकारी के लिए हाइड्रा के सबसे बड़े दुश्मन के घर जाना विडंबनापूर्ण लग रहा था, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्लैक वाटर गिरोह में अपने संपर्कों के माध्यम से जोश को पता चला कि स्टीव के माता पिता के समय में भी ये अपार्टमेंट हमेशा किराए पर ही था। हालांकि स्टीव के पिता जोसेफ रोजर्स प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक थे, लेकिन वे वो वीर व्यक्ति नहीं थे जिनकी स्टीव पूजा करता था। जोश को पता चला था कि जोसेफ रोजर्स और उनकी पत्नी आयरिश अप्रवासी थे जो युद्ध के शुरुआती वर्षों में अमेरिका आए थे। वे वीटो के पिता की तरह ही घोर गरीबी में जीवन यापन करते थे और घर खरीदने में असमर्थ थे। जोसेफ एक मजदूर के रूप में काम करता था और एक समय वो स्थानीय आयरिश गिरोह से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब स्टीव की मां गर्भवती हुई तो जोसेफ ने सेना में भर्ती हो गया
ताकि वो अपने अजन्मे बच्चे को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए अधिक पैसा कमा सके। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में प्रवेश किया और केवल 300,000 की एक छोटी स्थायी सेना के साथ देश ने जल्दबाजी में 4 मिलियन से अधिक पुरुषों की भर्ती की और उन्हें न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ मोर्चे पर भेज दिया। जोसेफ 1918 की शुरुआत में यूरोप पहुंचे। उसी साल मई में युद्ध में शामिल हुए और कुछ ही समय बाद मस्टर्ड गैस के संपर्क में आने से उनकी मृत्यु हो गई। स्टीव का जन्म उनकी मृत्यु के बाद जुलाई में हुआ था। यदि गिरोह से जुड़ाव, शराबखोरी और सैन्य क्षेत्र में कोई विशिष्टता न होने जैसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को युद्ध नायक कहा जा सकता है, तो शायद नायक शब्द का अर्थ ही अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया है। स्टीव की मां ने जानबूझकर उसके पिता की एक आदर्श छवि बनाई थी ताकि स्टीव को एक आदर्श मिल सके। जोसेफ रोजर्स का एकमात्र योगदान अपनी पत्नी और बच्चे के लिए पेंशन छोड़ना था, लेकिन स्टीव रोजर्स को शायद कभी पता ही नहीं चला कि यह पेंशन वास्तव में उनकी मां तक कभी पहुंची ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिकी सरकार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रही। इसने न केवल शहीद सैनिकों को पेंशन देने में विफल रहा, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को देय वेतन का भुगतान न करने का भी प्रयास किया। सैनिकों का युद्धकालीन वेतन बकाया रहा, जिसके कारण महामंदी के दौरान कुख्यात बोनस आर्मी मार्च हुआ। 1932 में प्रथम विश्व युद्ध के हजारों पूर्व सैनिकों ने अपने भुगतान की मांग को लेकर कैपिटल हिल पर मार्च किया, लेकिन अमेरिकी सेना ने उन पर हिंसक दमन किया। इस दमनकारी कार्रवाई में कई पूर्व सैनिकों और 2 बच्चों, विरोध कर रहे सैनिकों के परिवार के सदस्यों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। हालात और भी बदतर हो गए जब अमेरिकी सरकार ने इन पूर्व सैनिकों को अपराधी करार दिया और उन पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया। इस अंधकारमय अध्याय में एक रोचक तथ्य दमनकारी कार्रवाई के प्रभारी सैन्य अधिकारियों से संबंधित है। इनमें 3 ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रसिद्ध हुए: ड्वाइट डी आइजनहावर, डगलस मैकार्थर और जॉर्ज पैटन। आइजनहावर और पैटन बल प्रयोग को लेकर सतर्क थे और शुरू में हिंसा से परहेज किया। हालांकि उनमें वरिष्ठ अधिकारी मैकार्थर ने कड़ा रुख अपनाया। राष्ट्रपति हुवर के आदेशों की अवहेलना करते हुए मैकार्थर ने आइजनहावर और पैटन को पूर्व सैनिकों को बलपूर्वक तितर-बितर करने के लिए सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। भाग्य के एक विचित्र मोड़ में उस दिन प्रदर्शनकारियों में हैरी एस ट्रूमैन भी शामिल थे, जो आगे चलकर अमेरिका के पहले युद्धोत्तर राष्ट्रपति बने। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व कप्तान ट्रूमैन मिसौरी के जैक्सन काउंटी में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहते हुए विरोध प्रदर्शन में अपने साथियों के साथ शामिल हुए। कैपिटल के सामने मैकार्थर के नेतृत्व में टैंकों द्वारा कुचले जाने से वे बाल-बाल बचे। इस प्रकार ट्रूमैन और मैकार्थर के बीच दुश्मनी के बीज उनके बाद के राजनीतिक टकरावों से बहुत पहले ही बो दिए गए थे। सरकार के विश्वासघात के कारण स्टीव रोजर्स पूरी तरह से अपनी मां की कड़ी मेहनत पर निर्भर होकर बड़े हुए। घर चलाने के लिए उनकी मां ने टीबी वार्ड में नर्स की नौकरी कर ली, जो कि अपने खतरों के लिए कुख्यात थी, और अंततः अपनी जान कुर्बान कर दी। स्टीव के बचपन की परिस्थितियों के कारण वो कुपोषण का शिकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अस्थमा, स्कारलेट फीवर और रूमेटिक फीवर सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो गई। ऐसी विकट आर्थिक परिस्थितियों में घर खरीदने का विचार एक कल्पना मात्र था। ब्रुकलिन के गरीब इलाकों में एक मामूली अपार्टमेंट भी उनकी पहुंच से बाहर होता। बकी के साथ स्टीव की बचपन की दोस्ती के बिना शायद वो जीवित न रह पाता। स्टीव के संघर्षरत परिवार के विपरीत बकी का परिवार मध्यम वर्ग का था। अमीर तो नहीं, लेकिन पर्याप्त सुख सुविधाओं वाला। संक्षेप में ऐसा लगता है कि लेखक इस फैन फिक्शन में कॉमिक तत्वों को मिला रहा है। ये अंतर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में स्पष्ट है, जहां फ्लैशबैक दृश्यों में उनके विपरीत पहनावे की शैलियां उनकी अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को उजागर करती है। बकी के परिवार की देखभाल और समर्थन की बदौलत स्टीव अपने बचपन में जीवित रह सका। भाईचारे के इसी बंधन के कारण स्टीव बकी की इतनी परवाह करता था। इसके मुकाबले स्टीव की स्टार्क परिवार हावर्ड और बाद में टोनी के साथ दोस्ती अपेक्षाकृत सतही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गृहयुद्ध के दौरान कैप्टन अमेरिका ने बकी की रक्षा करना चुना, भले ही इसका मतलब टोनी को चोट पहुंचाना हो। लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, और जब बात उन चीजों की आती है जिनकी वे वास्तव में परवाह करते हैं, तो स्टीव रोजर्स जैसा व्यक्ति भी इसका अपवाद नहीं है। धन्यवाद जोश। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसका बचपन इतना कठिन था। पेगी कार्टर ने अपने हाथ में चाबी को देखते हुए कहा। उनकी आवाज में थोड़ी भावुकता थी। मैं अपार्टमेंट के लिए आपको पैसे वापस करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। दरअसल हालांकि पैगी कैप्टन अमेरिका की प्रेमिका थी और उसे अपने करीबी संबंधों पर गर्व था, लेकिन उसने अब तक उसके शुरुआती जीवन के इन संघर्षों के बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसा लगता था कि कैप्टन अमेरिका बनने के संक्षिप्त समय को छोड़कर स्टीव रोजर्स का शायद ही कभी कोई सचमुच अच्छा दिन बीता हो। पैसों की बात करने से माहौल खराब हो जाता है, जोश ने बनावटी झुंझलाहट दिखाते हुए चिढ़ाया। या फिर तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे दोस्त नहीं मानते? पैगी खिलखिलाकर हंस पड़ी और सिर हिलाया। ठीक है, आपकी दौलत को देखते हुए मुझे लगता है कि एक अपार्टमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो मैं बहस नहीं करूंगी। वैसे भी मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रही हूं, तो एक काम कम हो गया। तुम अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जा रहे हो? जोश ने पूछा। उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखाई दी।
उन्हें पता था कि पैगी आखिरकार अमेरिका जाएगी, नहीं तो SHIELD की स्थापना कैसे होती। लेकिन उसके अचानक चले जाने से उन्हें आश्चर्य हुआ। हाँ, ये कोई राज नहीं है। युद्ध समाप्त होने के बाद सामरिक वैज्ञानिक भंडार को वापस अमेरिका ले जाया जा रहा है, और जाहिर है मैं भी जा रही हूं। ब्रिटेन की ये यात्रा मेरे परिवार, मेरी भाभी और भतीजे को अलविदा कहने के लिए थी, पैगी ने बताया। वो तब रुक गई जब उसने देखा कि जोश उसे अजीब भाव से देख रहा है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? अरे कुछ नहीं, जोश ने हंसते हुए बात टाल दी। मुझे बस एक अलग बात याद आ गई। मैंने आपके भाई के बारे में सुना था, वो एक हीरो थे। दरअसल जब पैगी ने अपनी भाभी का जिक्र किया तो जोश को अपने अतीत की एक पुरानी घटना याद आ गई, जिसमें पैगी और शेरोन कार्टर के बीच एक मजाक चलता था। एवेंजर्स फिल्मों के कुछ विदेशी संस्करणों में शेरोन कार्टर को गलती से पैगी की भतीजी बता दिया गया था। हालांकि इससे एक मजेदार समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि एवेंजर्स के समय शेरोन स्पष्ट रूप से 20 या 30 वर्ष की थी, जबकि पैगी 90 वर्ष से अधिक उम्र की थी। इसके अलावा पैगी कार्टर का केवल एक ही भाई था, जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी, और वो अपने पीछे एक नवजात लड़के को छोड़ गया था। इसलिए तर्क के अनुसार पैगी का केवल भतीजा ही हो सकता था, भतीजी नहीं। तो शेरोन कार्टर उनकी भतीजी के रूप में कहां से आई? जोश ने इस विसंगति पर वर्षों तक विचार किया, इससे पहले कि उसे पता चला कि यह भ्रम एक भाषाई समस्या से उत्पन्न हुआ था। अंग्रेजी में आंटी शब्द का प्रयोग पिछली पीढ़ी की किसी भी महिला रिश्तेदार के लिए किया जा सकता है, जिसमें परदादी भी शामिल है। इस बात का एहसास होने पर रहस्य सुलझ गया। शेरोन कार्टर पैगी की भतीजी नहीं, बल्कि उसकी परपोती थी। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 181 तक, इस अध्याय से 64 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 118 डेनेरिस का प्रभुत्व। रात के खाने के बाद जोश ने कार्टर को घर छोड़ने की व्यवस्था की, जबकि वो ग्रामीण इलाके में स्थित अपनी जागीर में लौट गया। हालांकि भोजन ने उनके रिश्ते को काफी हद तक सुधार दिया था, लेकिन जोश जानता था कि रोमांटिक प्रस्ताव की किसी भी तरह की कल्पना करना व्यर्थ है। पैगी कार्टर के दृढ़ स्वभाव ने ऐसी किसी भी आशंका को जन्म दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। ऐसी अफवाहें थी कि यूरोप में जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण के जश्न के दौरान हॉवर्ड स्टार्क ने एक बार कार्टर को चूमने की कोशिश की थी। नतीजा बताया जाता है कि कार्टर ने उसे सीधे टेम्स नदी में घूंसा मारा, जिससे वो लगभग डूब गया। जोश, जो ऐसी शर्मिंदगी से बचने के लिए काफी समझदार था, का ऐसे किसी भी जोखिम को उठाने का कोई इरादा नहीं था। संक्षेप में, टेम्स एक नदी का नाम है। सर, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का टेलीग्राम आया है कि वे पुनर्निर्वाचित हो गए हैं। जोश को हवेली में लौटते ही उसके बटलर ने यह बताया। युद्ध के कारण उत्पन्न व्यवधानों और परिषद द्वारा चुनाव में हेरफेर करने के प्रयासों के चलते परिणाम विलंबित हो गए थे। हालांकि परिषद का हस्तक्षेप अंततः विफल रहा और रूजवेल्ट ने एक और कार्यकाल सुरक्षित कर लिया। फिर भी जोश ने सोचा, इतिहास खुद को दोहरा सकता है और यह कड़े तेवर वाला राष्ट्रपति पहले की तरह ही मस्तिष्क रक्तस्राव का शिकार हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद जोश ने अपने बटलर को निर्देश दिया, वीटो, टॉमी को एक टेलीग्राम भेजो और उसे मिस्टर लीबलर से मिलने के लिए कहो। अगर हो सके तो उससे कहो कि वो इस दौरान उपराष्ट्रपति ट्रूमैन के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करे। चुनाव परिणाम आने से पहले जोश ने ट्रूमैन से संपर्क करने से परहेज किया था। ट्रूमैन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि रूजवेल्ट के सहयोगी थे। अमेरिकी प्रणाली में उपराष्ट्रपति तभी राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं जब राष्ट्रपति अक्षम हो जाते हैं या इस्तीफा दे देते हैं। यदि परिषद का हस्तक्षेप सफल हो जाता और रूजवेल्ट हार जाते तो ट्रूमैन के साथ संबंध बनाना व्यर्थ हो जाता। इसलिए जोश और परिषद ने पहले ही अपना समर्थन रूजवेल्ट के प्रतिद्वंद्वी न्यूयॉर्क के गवर्नर थॉमस ड्यूई पर केंद्रित कर दिया था। अब जब रूजवेल्ट दोबारा चुने जा चुके थे तो नए उपराष्ट्रपति ट्रूमैन से संपर्क बनाना जरूरी हो गया था। हालांकि जोश यूरोप में तैनात होने के कारण ट्रूमैन से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता था, लेकिन वो शिकागो कंसोर्टियम के चतुर प्रतिनिधि जॉन पर भरोसा कर सकता था कि वो इस मामले को संभाल लेगा। भले ही जॉन जोश के इरादों को पूरी तरह से न समझ पाए, लेकिन इस अनुरोध को नजरअंदाज करने की संभावना कम ही थी। संक्षेप में, कंपनियों का एक समूह जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलकर काम करता है। जहां तक परिषद की बात है, रूजवेल्ट के खिलाफ उनकी योजनाएं पहले से ही चल रही थी। जोश को इसमें और अधिक शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। समझ गया बॉस, वीटो ने जवाब दिया और तुरंत टेलीग्राम भेजने के लिए निकल गया। जोश अकेले अपने अध्ययन कक्ष में गया और सिस्टम को सक्रिय किया। कुछ ही देर में स्क्रीन पर डेनेरिस का चेहरा दिखाई दिया। वो वेस्टरॉस में सत्ता के सर्वोच्च प्रतीक आयरन थ्रोन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। युद्ध के मैदान में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं? जोश ने उसके चेहरे के भावों को देखकर सावधानी से पूछा। जब पिछले साल की शुरुआत में जोश का सिस्टम सक्रिय हुआ तो गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में समय रेखा 301 ईस्वी के साथ मेल खा रही थी। डेनेरिस वेस्टरॉस लौटने की तैयारी कर रही थी। हालांकि सिस्टम तक पहुंच मिलने के बाद उसने अपना आक्रमण स्थगित कर दिया और इसके बजाय स्लेवर बे पर अपना शासन मजबूत करने और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए समय का उपयोग किया। आखिरकार इसी साल की शुरुआत में वो ड्रैगन स्टोन पर उतरी। तब तक
सेर्सी को छोड़कर वेस्टरॉस के विभिन्न गुटों ने नाइट किंग के खिलाफ दीवार की रक्षा के लिए जॉन स्नो के नेतृत्व में एक गठबंधन बना लिया था। डेनेरिस के आगमन की खबर से सहयोगी सेनाओं में भय की लहर दौड़ गई। जॉन स्नो ने अपने विशिष्ट साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए एक श्वेत वाकर के शव को साथ लेकर ड्रैगनस्टोन का दौरा किया। उनका उद्देश्य डेनेरिस को अपने साथ शामिल होने और उत्तर की ओर कूच करके मरे हुओं के खतरे का सामना करने के लिए राजी करना था। शुरू में डेनेरिस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी सेना जुटाऊं, तो आपको पहले मेरे प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेनी होगी। जॉन स्नो, जो अब विंटरफेल के लॉर्ड और सहयोगी सेनाओं के नेता थे, ने स्वाभाविक रूप से ऐसी शर्तों को अस्वीकार कर दिया। यह गतिरोध कुछ समय तक जारी रहा। हालांकि डेनेरिस के दो सलाहकारों टिरियन और वेरिस ने एक बार फिर अपनी वाक्पटुता का इस्तेमाल करते हुए उसे मना लिया। उन्होंने तर्क दिया कि व्हाइट वॉकर्स कई मायनों में पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसके अलावा अगर वो खुद महाद्वीप पर नियंत्रण कर लेती और सहयोगी सेनाओं को मोर्चे पर लड़ने देती, तो इससे उसकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचता। हालांकि जोश ने पहले ही डेनेरिस को याद दिला दिया था कि उसकी मौजूदा सैन्य शक्ति को देखते हुए उसे ऐसे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसने उत्तर की ओर जाने का फैसला किया। उसने सहयोगी सरदारों के साथ एक समझौता किया कि यदि व्हाइट वॉकर सेना को हराने में उसका योगदान सबसे बड़ा साबित होता है, तो वे रानी के रूप में उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेंगे। जोश की सलाह मानते हुए डेनेरिस के पास एक तुरुप का पत्ता था, जहां उसकी अनसोलिडेड सेना राइफलों का इस्तेमाल कर रही थी। वहीं उसने जोश के साथ हुए सौदे के तहत हाल ही में हासिल की गई इतालवी तोपों को छिपा लिया था। इसके अलावा, जैसा कि जोश ने सुझाव दिया था, उसके तीनों ड्रैगन हल्के लेकिन बेहद टिकाऊ टाइटेनियम मिश्र धातु से बने कवच से लैस थे, जो यूरी द्वारा निर्मित एक तकनीकी चमत्कार था। यहां तक कि उनके पंख भी विशेष रूप से उपचारित डायनासोर की खाल की प्लेटों से सुरक्षित थे, जिन्हें इस तरह से लगाया गया था कि उनकी उड़ान में कोई बाधा न आए। ड्रैगन के एकमात्र कमजोर बिंदु हमेशा से उनके कोमल पेट और पंख ही रहे हैं। सुरक्षा की ऐसी दोहरी परत के साथ जोश को यह नहीं पता था कि अगर नाइट किंग का बर्फीला भाला या वेस्टेरोसी बिच्छू अभी भी ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो क्या कहेगा। इसी अतिरिक्त सुरक्षा के कारण ड्रैगन व्हाइट वॉकर सेना के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाए। यहां तक कि नाइट किंग भी असमंजस में था और उसने समझदारी से पीछे हटने का फैसला किया। एक अमर प्राणी होने के नाते वो पहले ही 1000 साल जी चुका था। एक और सहस्राब्दी के लिए अंधेरे में लौटना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। आखिरकार जीवन काल के मामले में ड्रैगन व्हाइट वॉकर्स की तुलना में बहुत छोटे थे और डेनेरिस तो एक नश्वर प्राणी थी। उसकी जीत उसके 3 कवचधारी ड्रैगनों की प्रभावशाली उपस्थिति और अनसोलिडेड की अद्वितीय शक्ति के सामने सहयोगी सरदारों ने अनिच्छा से डेनेरिस को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। व्हाइट वॉकर सेना की हार और उसके शासन को मान्यता मिलने के बाद डेनेरिस का अगला लक्ष्य स्पष्ट था, किंग्स लैंडिंग पर चढ़कर अपनी कट्टर दुश्मन सेर्सी से बदला लेना। इस समय तक सेर्सी ने मूल समय रेखा में अपने समकक्ष की तरह गोल्डन कंपनी को काम पर रख लिया था और डेनेरिस के बेड़े पर अचानक हमले के दौरान अपनी विश्वसनीय सलाहकार मिसंडे को पकड़ लिया था। हालांकि डेनेरिस खुद वहां मौजूद नहीं थी। बातचीत शुरू हुई, लेकिन सेर्सी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अंततः मिसंडे को मार डाला। इसके बाद जो हुआ वो अनुमानित था। डेनेरिस ने अपना क्रोध प्रकट किया, शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लिया और आयरन थ्रोन पर आसीन हो गई। लेकिन इस बार जॉन स्नो ने डेनेरिस के साथ अपने दूर के रिश्ते और उत्तर में युद्ध के बाद बचे हुए लोगों के प्रबंधन में व्यस्त होने के कारण अंततः उसे नहीं मारा। फिर भी डेनेरिस द्वारा शहर की क्रूर लूटपाट ने पूरे वेस्टरॉस को झकझोर दिया। जिन सरदारों ने हाल ही में उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, वे तुरंत जॉन स्नो की ओर मुड़ गए और उसके झंडे तले एकजुट होकर एंटी टारगेरियन गठबंधन का गठन किया। जोश ने इसी विवाद के बारे में पूछताछ की थी। डेनेरिस की अपार शक्ति को देखते हुए एंटी टारगेरियन गठबंधन को हराना एक अपरिहार्य घटना होनी चाहिए थी। नहीं, मैं पहले ही जीत चुकी हूं और ये एक निर्णायक जीत थी। डेनेरिस ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मेरी सेनाएं अब शेष क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है और वेस्टरोस का एकीकरण बस कुछ ही समय की बात है। तो फिर क्या आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए? जोश ने पूछा। सचमुच 3 बख्तरबंद ड्रैगन, सैकड़ों तोपें, हजारों राइफलें और प्रचुर मात्रा में गोला बारूद के साथ वो वेस्टरॉस पर विजय कैसे नहीं प्राप्त कर सकती थी? हालांकि इसे महाद्वीप कहा जाता था, लेकिन यह पश्चिमी यूरोप से मुश्किल से ही बड़ा था। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 183 तक इस अध्याय से 65 अध्याय आगे शीघ्र पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 119 यूरोप की स्थिति 1। ये कुछ खास नहीं है, बस एक और विश्वासघात है। डेनेरिस ने अपने होठों पर आत्मव्यंग्य का भाव लिए कहा। टायरियन या वेरिस? जोश ने जानबूझकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। आयामी व्यापार प्रणाली के माध्यम से उनके अनूठे संबंध को देखते हुए डेनेरिस और जॉन स्नो कभी भी विशेष रूप से करीबी नहीं थे, इसलिए जॉन के विश्वासघात और विद्रोह ने उनकी भावनाओं को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। जोश को संदेह था कि असली दोषी टिरियन और वेरिस के अलावा कोई और नहीं थे। वे 2 भरोसेमंद सलाहकार जिन्होंने मीरीन में उनके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली थी।
दोनों, डेनेरिस ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम सही कह रही हो, शासक होने की कीमत अकेलापन ही है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अंत में अपने वादे पूरे किए। वे ड्रैगन की आग में जलकर मर गए। उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक दिखी, फिर उदासी छा गई। रानी होने के बावजूद डेनेरिस अभी भी एक कोमल, नाजुक हृदय वाली महिला थी। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जोश ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए अपनी बाहें मोड़ ली। डेनेरिस हंस पड़ी। उनके चेहरे पर नरमी छा गई। आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। तसल्ली देने के लिए धन्यवाद। सच कहूं तो अगर आप मेरे साथ होते तो मुझे कहीं ज्यादा खुशी होती। उनके शब्दों के साथ एक मुस्कान भी थी और उनकी निगाहों में एक हल्की सी चंचल गर्माहट झलक रही थी। जोश ने उसकी शरारत समझकर आंखें घुमाई। बेशक अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद यह प्रणाली उनके संसारों के बीच प्रत्यक्ष भौतिक यात्रा की अनुमति नहीं देती थी। इस सीमा से भली भांति अवगत डेनेरिस स्पष्ट रूप से उसके साथ खेल रही थी। फिर भी भीतर ही भीतर अगर संभव होता तो वो एक छोटे मोटे रिश्ते से शायद कोई आपत्ति नहीं करती। आखिरकार वेस्टेरोस की खुले विचारों वाली संस्कृति में प्रेम के मामलों में एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में उसका अनुभव निर्विवाद था। सच कहूं तो मुझे लगता है कि अब जब आपने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया है तो आप बस दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। जोश ने दिखावा छोड़कर गंभीरता से कहा। यह एक जाने पहचानी स्थिति थी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन भर के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो शुरुआती रोमांच के बाद अक्सर एक खालीपन आ जाता है जो उन्हें अपने उद्देश्य पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। डेनेरिस के लिए यह एक आदर्श उदाहरण था। व्हाइट वॉकर्स को खदेड़ना, किंग्स लैंडिंग को नष्ट करना और जॉन स्नो के विद्रोह को कुचलना, यह सब जोश की अंतर्यामी सहायता से मिली अपार शक्ति के कारण बहुत आसानी से हो गया था। तो फिर क्यों ना आप एक नया लक्ष्य निर्धारित करें, अपने राज्य का औद्योगिकरण करें, अन्वेषण युग की शुरुआत करें और पूरी दुनिया को एकजुट करें, और उसके बाद आप सितारों तक पहुंचने का लक्ष्य रख सकते हैं। जोश ने शरारती मुस्कान के साथ सुझाव दिया। इन वर्षों में जोश ने डेनेरिस को अपनी दुनिया की अनगिनत अवधारणाओं से परिचित कराया था। बुनियादी भूगोल से लेकर ब्रह्मांड की विशालता तक। ग्रहों और ब्रह्मांड के विचार से परिचित डेनेरिस क्षण भर के लिए उत्सुक हुई, लेकिन उसकी यह उत्सुकता जल्द ही एक उदास मुस्कान में बदल गई। तुम्हारी मदद से भी ऐसी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है। वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। मैं जो भी साम्राज्य बनाऊंगी वो अंततः किसी और के हाथों में ही जाएगा। उसने निराशा और कड़वाहट के मिले जुले भाव से बात की। उसे खून के जादू के उस अभिशाप की याद आ रही थी जिसने उसे कई साल पहले खाल ड्रोगों के साथ रहने के दौरान बांझ बना दिया था। दरअसल अब आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जोश ने कहा। उसका चेहरा अचानक रहस्यमय हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? डेनेरिस ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, जोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन हो सकता है कि मेरे पास आपकी उम्र के बारे में कोई समाधान हो। हालांकि डेनेरिस की दुनिया अपेक्षाकृत पिछड़ी और कम जादुई दुनिया है, और जिस ब्रह्मांड में जोश रहता है वहां शांति के युग के आगमन के साथ उसका महत्व लगातार कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेनेरिस का क्षेत्र फैलता जा रहा है, जोश के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता होना अभी भी फायदेमंद है। इसलिए जब तक जीवन का अमृत स्थिर रूप से उत्पादित किया जा सकता है तब तक डेनेरिस को इसकी कुछ मात्रा की आपूर्ति करने में कोई समस्या नहीं है। क्या यह सच है? अमर जीवन संभव होने की बात सुनकर डेनेरिस की आंखें पल भर में चमक उठीं। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। हाल ही में मैंने इससे बेहतर खबर नहीं सुनी। डेनेरिस के लिए अमरता प्राप्त करने का विचार बेहद रोमांचक था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसके दिल में सच्ची महत्वाकांक्षा की चिंगारी जल उठी थी। अब तक आयरन थ्रोन के लिए उसकी खोज और वेस्टरोस में उसका अभियान व्यक्तिगत इच्छा से अधिक पारिवारिक कर्तव्य और गौरव की भावना से प्रेरित था। लेकिन अब अमरता के वादे के साथ आखिरकार उसके पास एक ऐसा उद्देश्य था जिसे वो वास्तव में अपना कह सकती थी। दुनिया को जीतना, इसकी सर्वोच्च शासक बनना, इसकी एकमात्र साम्राज्ञी बनना। विश्वासघात, ये तो महज मामूली बातें हैं। जब तक वो जीवित रहेगी वो ये सुनिश्चित करेगी कि पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेके। जोश ने नई महत्वाकांक्षाओं से भरी डेनेरिस को देखा और उसके मन में ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। वो भी ऐसे ही साम्राज्य का शासक बनने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन वेस्टेरोस की तुलना में उसकी अपनी दुनिया, मार्वल का ब्रह्मांड, एक साधारण मध्ययुगीन समाज की चुनौतियों से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। जोश के लिए सत्ता का रास्ता कहीं अधिक कठिन था। यहां तक कि थानोस, जो देखने में अजेय लगता था, भी हार गया था। ऐसे में हाइड्रा का एक मामूली नेता जोश भला दुनिया को जीतने की उम्मीद कैसे कर सकता था? लेकिन अगर मुझे सचमुच दुनिया पर विजय प्राप्त करनी है तो मुझे आपके समर्थन की और भी अधिक आवश्यकता होगी, डेनेरिस ने कहा। उसका लहजा आधा मजाकिया था, फिर भी आशा से भरा था। आपने अब तक जो हथियार दिए हैं वे पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर हंसी आ रही है, जोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी दुनिया में युद्ध समाप्त होने वाला है। जल्द ही मेरे पास तुम्हारे लिए अतिरिक्त हथियारों का असीमित भंडार होगा। टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी तोपखाना,
यहां तक कि हवाई जहाज भी। लेकिन इनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए तुम्हें इस्पात, ईंधन और कुशल कर्मियों की आवश्यकता होगी। मैं इस्पात उत्पादन उपकरण, साथ ही तेल की खोज, ड्रिलिंग और शोधन के लिए औजार तैयार करूंगा। इस बीच प्रशिक्षण के लिए लोगों का एक समूह बनाना शुरू करो। जोश की समयावधि में अमेरिकी सेना का विशाल आकार चौंका देने वाला था। लगभग असीमित शस्त्रागार से लैस 11 मिलियन से अधिक सैनिक, जिनमें से अधिकांश यूरोप में तैनात थे। हालांकि कुछ ही वर्षों में अपरिहार्य विमुद्रीकरण शुरू हो जाएगा। जब ऐसा होता था तो यूरोप के लाखों सैनिकों के अतिरिक्त सैन्य उपकरण या तो कबाड़ के रूप में बेच दिए जाते थे या पूरी तरह से त्याग दिए जाते थे, क्योंकि उन्हें वापस घर भेजने और उनकी देखभाल करने की लागत अक्सर नए उपकरण बनाने की लागत से अधिक होती थी। अगर जोश डेनेरिस के लिए उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल कर लेता है तो इससे वेस्टरॉस का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। औद्योगिक उपकरण, कर्मचारी, ये तो आसान था। डेनेरिस प्रशिक्षुओं का एक समूह इकट्ठा कर सकती थी, उन्हें जोश के सिस्टम के माध्यम से भेज सकती थी और यूरी की टीम उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें मशीनरी चलाने का प्रशिक्षण दे सकती थी। पैट्रियन से जुड़े और अध्याय 183 तक, जो इस अध्याय से 64 अध्याय आगे है, जल्दी पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 120, यूरोप की स्थिति 2। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, डेनेरिस ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैं तुरंत कर्मचारियों को तैयार कर लूंगी। जोश ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? डेनेरिस ने उलझन में पूछा। कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा सुझाव, जोश ने हिचकिचाते हुए कहा। आगे बढ़ो, डेनेरिस ने कहा। अगर तुम थोड़ा कम मुस्कुरा सको तो। जोश ने आधे मन से मजाक किया। दफा हो जाओ, डेनेरिस ने गुस्से से कहा, हालांकि उसके लहजे से उसकी हंसी झलक रही थी। अभी इसी वक्त जोश ने बनावटी विनम्रता दिखाते हुए कहा और बातचीत समाप्त कर दी। इसके बाद जोश ने कुछ देर आराम किया। डेनेरिस के विपरीत यूरी, दूसरा व्यापारिक साझेदार, का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। डेनेरिस को बातचीत करना अच्छा लगता था और वो अक्सर जोश से सलाह लेती थी, क्योंकि जोश का ज्ञान अधिक था और उसका रुतबा भी लगभग डेनेरिस के बराबर था। उनकी बौद्धिक क्षमताएं इस तरह मेल खाती थी कि उनके बीच आपसी सम्मान पनपा। दूसरी ओर यूरी एक शासक होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे, जो अपने शोध में पूरी तरह लीन रहते थे। जहां जोश यूरी के साथ सामान्य बातचीत कर सकता था, वही उन्नत तकनीक से संबंधित चर्चाएं यूरी की समझ से परे थी। इसके अलावा यूरी बातूनी स्वभाव का नहीं था। शुरुआत में वो ज्यादा बातूनी था, शायद व्यापारिक साझेदार मिलने की नवीनता के कारण। लेकिन जैसे ही जोश ने उसे औद्योगिक उपकरण मुहैया कराए, यूरी जल्दी ही अपने प्रयोगों में वापस लौट गया। अब जब तक कोई अत्यावश्यक बात न हो, यूरी के जवाब संक्षिप्त होते थे और उनका पूरा ध्यान समस्याओं को सुलझाने पर ही केंद्रित होता था। इसे समझते हुए जोश बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के उसे परेशान करने से बचता था। कुछ दिनों तक लंदन में अपनी आपूर्ति की भरपाई करने के बाद जोश एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने लिंडन के साथ व्यापारिक अवसरों पर चर्चा करने के लिए पेरिस का दौरा किया, जीआई की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और अंत में हैम्बर्ग के लिए रवाना हो गए। इस वैकल्पिक समय रेखा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कब्जा बहुत अलग था। मूल समय रेखा में मित्र देशों ने जर्मनी को क्षेत्रों में विभाजित किया। सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी पर कब्जा कर लिया, अमेरिकियों ने मध्य और दक्षिणी भागों पर कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों ने दक्षिण पश्चिम के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि अंग्रेजों ने जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। इस विभाजन का कारण यह था कि यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका की कई कार्रवाइयों, जिनमें सोवियत संघ के साथ टकराव भी शामिल था, के लिए अंग्रेजों के समर्थन की आवश्यकता थी। इसी वजह से उत्तर पश्चिमी जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। लेकिन वास्तव में अमेरिकी शुरू से ही इससे नाखुश थे। हालांकि इस दुनिया में बवेरिया, जिसे अमेरिकी कब्जे वाले क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, ऑस्ट्रिया को उसकी अपनी पहल पर दे दिया गया था। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान के बिना स्वाभाविक रूप से कब्जे का विभाजन पहले जैसा नहीं हो सकता था, और यही एक कारण था कि ब्रिटेन और फ्रांस ऑस्ट्रिया से असंतुष्ट थे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जोश को यह बात भली भांति पता थी कि आने वाले दशकों में असली ताकतवर कौन होगा, और वो ये भी जानता था कि ब्रिटेन और फ्रांस फिर कभी उठ खड़े नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार जोश ने हाइड्रा की चालाकी भरी रणनीति के जरिए ऑस्ट्रिया के अमेरिकी गठबंधन को आसानी से प्रभावित किया, और ऑस्ट्रिया हाइड्रा और बवेरियन सेनाओं के बचे हुए सैनिकों से बनी एक शक्तिशाली सेना के समर्थन से अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी बन गया। इससे अमेरिका के लिए ब्रिटेन का महत्व काफी कम हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार की भूमिका निभा ली। परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जर्मनी के विभाजन में अमेरिका ने हैम्बर्ग जैसे उत्तरी औद्योगिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया, ब्रिटेन ने मध्य पश्चिम को नियंत्रित किया और फ्रांस को बाडेन वुर्टेम्बर्ग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में धकेल दिया गया। हालांकि ब्रिटेन को औपचारिक रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन अमेरिकी कब्जे वाले क्षेत्र, जिनमें बवेरिया में तैनात अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे, जिन्हें ऑस्ट्रिया ने जानबूझकर आमंत्रित किया था, रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे, जो युद्ध के बाद उनकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है।
कभी शक्तिशाली रहा ब्रिटिश साम्राज्य अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गया था और उसे अमेरिकी प्रभुत्व द्वारा आकार दी गई नई विश्व व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। विशेष रूप से अब जब प्रशांत युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है तो ब्रिटिशों को प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए अभी भी अमेरिकियों पर निर्भर रहना होगा। संक्षेप में, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दे कि जर्मनी और रेड्सकल तो पराजित हो चुके थे, लेकिन जापान अभी भी युद्ध लड़ रहा था, जिसे प्रशांत युद्ध कहा जाता था। जैसे ही जोश हैम्बर्ग के सैन्य हवाई अड्डे पर उतरा, उसने दूर से स्वागत दल को इंतजार करते हुए देखा, जिसके आगे ओफेलिया थी। क्या तुमने उनसे संपर्क किया है? जोश ने गाड़ी में बैठते ही ओफेलिया से पूछा। हमने उनसे संपर्क तो कर लिया है, लेकिन उनके मन में हमारे प्रति बहुत शत्रुता है और वे हम पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, ओफेलिया ने उत्तर दिया। उनसे कहकर उनका तात्पर्य निस्संदेह सोवियत संघ से था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया में जिन देशों से सोवियत संघ सबसे ज्यादा नफरत करता है, उनमें जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया भी शामिल है। उनके साथ संबंध सुधारना आसान नहीं होगा, जोश ने अपनी कंठी मलते हुए कहा। ऑस्ट्रिया का बवेरिया के साथ विलय और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद जीवन उतना सुगम नहीं था जितना प्रतीत होता था। ऑस्ट्रिया सोवियत प्रभावित देशों से घिरा हुआ था। उत्तर में चेकोस्लोवाकिया, पूर्व में हंगरी और दक्षिण में युगोस्लाविया। देश का आधा हिस्सा सोवियत शक्ति से घिरा हुआ था, जो बेहद खौफनाक थी। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में ऑस्ट्रिया ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने में जर्मनी का साथ दिया था। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के मन में ऑस्ट्रियाई लोगों के प्रति गहरी नफरत थी। यही वजह थी कि ऑस्ट्रिया अमेरिका का साथ पाने के लिए इतना उत्सुक था, क्योंकि वो आवश्यक लाभ और आज की दुनिया में सोवियत संघ का प्रतिरोध करने में सक्षम एकमात्र शक्ति दोनों की तलाश में था। जोश ने ओफेलिया से सोवियत संघ से संपर्क करने के लिए कहा था, न केवल अमेरिका को दुनिया पर हावी होने से रोकने के लिए, बल्कि ऑस्ट्रिया के प्रति सोवियत शत्रुता को कम करने के लिए भी। हालांकि जैसा कि उम्मीद थी, यह उतना आसान साबित नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। ऐसा प्रतीत होता था कि जोश को सोवियत संघ को रोकने के लिए पूर्वी जापान में बमबारी करने के अंतिम लक्ष्य के साथ परमाणु हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए परिषद पर दबाव डालना होगा। तभी वह परमाणु हथियारों के फार्मूले का उपयोग करके उनसे बातचीत कर सकता था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया का औद्योगिक आधार कमजोर नहीं था और शायद वे स्वयं परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास कर सकते थे। एकमात्र समस्या यह थी कि न तो ऑस्ट्रिया और न ही बवेरिया के पास उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम अयस्क था। अगर जोश चाहता है कि ऑस्ट्रिया परमाणु बम बनाए, तो उसे शायद यूरी की मदद पर निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।